हमारे लिए ये परम सौभाग्य का दिन है जब रायपुर जिले के पुलिस बल के मुखिया हमारे बीच में आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। हमारे और आज जैसे इन्होंने भी बचपन में पैदा हुए और बहुत संघर्ष से जीवन और आज यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे कि पूरे छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आप एसएसपी का पदभार संभाल रहे हैं, है ना? तो मैं चाहता हूं कि सर को बड़े सम्मान के साथ सर आप आए यहाँ पर, है ना सर। आज की इस नए बैच के शुभारंभ के अवसर पर पूरा युवा संस्था की पूरी टीम, खास करके राजीव सर और हमारे साथ में आज गौ सेवा से जुड़े हुए सदस्य एसपी सिंह साहब, साहू साहब और अभी डॉक्टर नरेंद्र पांडे साहब थे जो अभी गए। साथ ही साथ मेरे युवा के सभी साथियों, आपका पूरा पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज के इस टाइम पर मुझे शुभारंभ के अवसर पर बुलाने के लिए राजू सर का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने मुझे आज बुलाया। हालांकि मुझे बताया गया था कि 9 बजे से ये सेशन रहता स्टार्ट होता है, पर बताया कि 9 बजे हम लोगों को आने में किसी भी रूप में बहुत दिक्कतें होती थी, असमर्थता व्यक्त किया था, क्योंकि हम लोगों की जो रूटीन शुरू होती है वो हो जाती है 8 बजे से। किसी भी तरीके से पूरे यही नहीं, ये व्यवस्था जो है पूरी, अगर ऑल इंडिया की अगर पुलिस की बात करें तो पूरी ऑल इंडिया में लगभग ऐसा ही व्यवस्था होता है। पुलिस की व्यवस्था ऐसी होती है कि सुबह उठते से ही जो वहाँ के एसपी होते हैं वो जो भी ये सिस्टम अपनाएं, पर पिछले 24 घंटे में जितने भी अपराध घटित हुआ करते हैं, तो एक होता है DSR जिसको हम लोग बोलते हैं, डेली सिचुएशनल रिपोर्ट। तो हम लोग के पास में 7 बजे तक वो पहुँच जाता है, कई जगह अपनी अपनी व्यवस्थाएँ रहती है, तो वो पहुँचता है। तो मेरा टाइम जो रहता है 8 से लेकर के 9 बजे तक का। उस बीच में सभी थाना प्रभारियों से बात करना रहता है मुझे, सभी CSP से बात करना रहता है, सभी एडिशनल SP से बात करना रहता है। लगभग 50 लोगों से मैं 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट बात करता हूँ। और फिर उसके बाद डाट 9 बजे, मतलब डाट 9 बजे मेरा टाइम है। कई जगह पर वो 5-10 मिनट पहले रहता है, पर यहाँ के लिए डाट 9 बजे, 9 बज के 1 मिनट भी नहीं होता सामान्यतः। 9 बजे फिर मैं अपने IG साहब को रिपोर्ट करता हूँ। उसमें से जो जिस्ट रहता है वो, तो 5 से 7-10 मिनट की वो हम लोगों की ब्रीफिंग होती है। उसके बाद IG साहब फिर वो DGP साहब को रिपोर्ट करते हैं। DGP साहब अपने प्रदेश के मुखिया होते हैं। सभी IG साहब लोगों ने लगभग 9 और 10 के बीच में सभी लोग DGP साहब से बात करते हैं। अपने अपने पूरे संभाग में जितना प्रमुख घटनाक्रम हुआ, चाहे कानून व्यवस्थाओं से संबंधित जुड़ी हुई मामला, तो उसको रिपोर्ट करते हैं। लगभग ये व्यवस्थाएं यही नहीं, लगभग पूरे भारत देश में इस व्यवस्था को अपनाते हैं। लगभग 5-10 मिनट आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है किसी का, पर रिपोर्टिंग हम लोगों की इतनी मजबूत होती है। और वैसे ही साथ में एक इंटेलिजेंस के एक मुखिया होते हैं हम लोगों के प्रदेश के, तो उनको सामान्यतः IG साहब लोग ही रिपोर्ट करते हैं। इतना हम लोगों का सिस्टम है, वो सिस्टम लगभग ऐसे ही स्मूथ काम करता है। कितना बजे से वो फिक्स है 8 बजे, तो मुझे 7 बजे नहीं, सा- नहीं, 7 बजे उठता हूँ, ताकि मैं 8 के पहले पहले अपने को तैयार कर लूँ और टेबल पर बैठ जाऊँ, क्योंकि बिना कागज़ पेन से मुश्किल। तो ये, और उसके बाद में फिर ये होता है कि जब सीनियर लेवल पर बात होती है तो वहाँ से भी कुछ इनपुट्स मिलते हैं, कुछ मार्गदर्शन मिलता है, तो फिर एक बार फिर वापस नीचे डालना होता है। तो एटलीस्ट उसको सुनने के बाद ही मैं कोई दूसरा काम कर सकता। तो ये इसलिए मैं बोला कि 9:30 तक तो मुश्किल सा होता है, तो किसी भी दिन। हाँ, तो ये था। अब जहाँ तक सोने की बात बताए, तो लगभग 2 बजे मैं सोता हूँ पर डे और नाइट में, और 7, है ना। अब आदत सी हो गई, तो 5 घंटे की नींद 5:30 लगभग पूरा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, बस उतना उतना। नहीं, पर वो है हम लोगों की वैसे ही है।
दिन में चाहकर भी राजधानी में नहीं होता सोना। राजधानी बाहर होते थे तो ज़रूर 12-1 बजे तक सो जाते थे, पर राजधानी में नहीं होना रहता है, 2 बजे तक जागना ही रहता है। उसके बाद में भी अगर 2 बजे सोया हूँ तो रात में किसी भी टाइम पर कभी भी फ़ोन आ जाए तो एक कॉल में उठेगा फ़ोन, दूसरा कॉल की ज़रूरत नहीं होगी। कभी एक बार जब मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट में कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग से जल्दी-जल्दी जा कर के कोई उसको साइलेंस मोड में है और ना उठा पाया, बात अलग है। पर रात के कॉल को मैं नहीं मिस, दिन के कॉल को हो सकता है मैं कॉल बैक ना करूँ, पर रात के कॉल को मुझे लगता है कि कोई अगर मुझे कॉल किया है तो हो सकता है किसी इमरजेंसी में हो। में से काम के 10% कॉल होते हैं, बाकी 90% दरभई के कॉल होते हैं, वैसे होते हैं। तो पर वो ये है कि अगर सब कुछ छोड़ने लगूँ तो 10% काम के रहेंगे, वो छूट जाएँगे। मुझे लगता है रात के कॉल सभी अटेंड करना चाहिए। ये तो पुलिसिंग की बात हो गई, है ना? तो इस चक्कर में लोगों का दिन व्यस्त व्यस्त रहता है। फिर भी आज आप सब लोगों का सबका ओरिएंटेशन क्लास है और उसमें मुझे आने का मौका, फिर धन्यवाद और आभार। और यहाँ तक ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि इन परिवेश में आकर के यहाँ उस ये करके, तो जैसा पांडे सर ने बताया या फिर राजू सर ने बताया, शुरुआत से मतलब जन्म स्थान में मेरा अभी भी प्राइमरी तक ही स्कूल है। वहाँ से हम अभी ग्राम पंचायत है, ये तो कुछ साल पहले बना, अदरवाइज 1000 के अंदर की जनसंख्या है और प्राइमरी तक स्कूल है। तो हम लोगों के समय भी वही था, 2 कमरे का स्कूल था। समय जिस समय पढ़ाई किए थे, समय एक ही गुरुजी हुआ करते थे हमारे, और वही एक गुरुजी होते थे, वो पाँचों क्लास को पढ़ाते थे। 2 कमरे का था तो एक क्लास में पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ते थे, दूसरे क्लास में रहता था चौथी और पाँचवीं पढ़ा करते थे। हाँ, 2 कमरे में एक ही साथ। एक को चलो पहाड़ा रटो तो पहाड़ा रट रहे हैं वो करके, है ना? ठंड के दिनों में ये होता था कि ठंड लगती थी तो उसमें जो नीचे जो बोरा बिछा कर वहाँ बाहर बैठ जाया करते थे। तो बैठने की ऐसी कुर्सी टेबल नहीं थी और टाट पट्टी हुआ करती थी, और टाट पट्टी भी समय पर नहीं रहा करती थी। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि पूरे प्राइमरी स्कूल में एक ही बार लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो बोरा को लेकर के हुआ था। कि अपना अपना लेके जाते थे बोरा बैठने के लिए, हैं? तो अब उसी में बैठेंगे। वो बोला कि मैं भी बैठूंगा। तो कैसे बैठेगा, मेरा बोरा है। नहीं, मेरे बैठा। बोरा को लेकर के एक बार हुआ था लड़ाई। फिर वो लड़ाई स्कूल के बाहर तक आई, फिर हम लोग बेशरम का डंडा उंडा तोड़ के एक दूसरे को पिटाई किए। तो उस बोरा को लेकर के इतनी तक पिटाई होती थी, ठीक है। और जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात होती थी तो छोटे क्लास में मैं पढ़ा, गांव के स्कूल होते थे, तो एक क्लास में पाँचवीं को मुझे ध्यान है, हम लोग 6 लोग बस थे। और फिर रेशियो में फिर नीचे का सोच सकते हैं, किसी में अगर 6 है तो नीचे क्लास में 7 8 10 तक हुआ करते होंगे। 1000 के पॉपुलेशन, 1000 के पॉपुलेशन में अगर घर को भी अगर सोचें, ज्वाइंट फैमिली अगर है, कितने घर होते होंगे? लगभग 100 घर। तो 100 घर में बच्चे कितने निकल के आएंगे जो प्राइमरी के लेवल के होंगे? ऐसे रखते थे कि 35-40, हाँ, नहीं जाते थे तो 35-40 पूरे स्कूल की स्ट्रेंथ 35-40 हुआ करती थी। एक गुरुजी आते थे तो का रहता था, मिट्टी का वो था तो फ्लोर था। शनिवार हम लोगों का स्पेशल, शनिवार स्पेशल ये होता था, हम लोग की क्लास बंदे हुए बच्चे जो रहते थे ना, लंच के बाद में गोबर लेके आते थे अपने हाथों में। और जो छोटे थोड़े से बड़े रहते थे, लड़कियां उसको पोतने के लिए झाड़ू लेके क्लासरूम की पोताई करती थे, और लड़के जो रहते थे बाल्टी में पानी लेके आते थे। तो ये हम लोगों का सैटरडे स्पेशल रहता था। और मंडे आकर के जल्दी से टर्न बना रहता था, कौन जा कर के स्कूल खोलेगा और घंटी बजाएगा। तो हाँ हाँ, तो चौथी पाँचवीं वाले बच्चों की टर्न बंधा रहता था कि कौन उस पर, घंटी हुआ करती थी उस समय पर, घड़ी उड़ी किसी के पास नहीं हुआ करते। तो हम लोग जो बस चला करती थी ना रोड पर, कि कितने बजे कौन सी बस चलती है, बस को देख करके
टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। और बस आ गई मतलब स्कूल जाने का टाइम हो गया, तैयार होकर के चलो। तो ऐसा रहता था। तो एक घंटी बजाया करते थे। एक दिन जाके वो उन हालातों में भी पढ़ाई हुई। और जैसे बताया कि आज के दिन में सोशल मीडिया के माध्यम से पता नहीं क्या कराते, ये कराते, ट्यून का या फिर उसके सहायक का कोई रोल नहीं हुआ करता था। टीचर बताया ना, एक टीचर हुआ करते थे, बाकी कोई नहीं। और वो टीचर भी पेंड्रा से आते थे। मेरा घर है वो पेंड्रा के आगे गांव है। हाँ, नहीं भी है जंगल तो, पर अपना रोड रास्ते अच्छे नहीं थे उस समय। रोड रास्ते कभी कहूँगा कि मतलब ये तो हुआ। बाद में प्राइमरी वहाँ से पास हुए, और फिर बगल का एक गांव था आसपास, वहाँ से फिर वापस जा कर के हम लोग एक क्लास में आसपास के काफ़ी गांव के आते थे। कभी बड़ा स्कूल नहीं था, पर मिडिल स्कूल में लगभग एक क्लास में 30 के आसपास होते। और हाई स्कूल आते होते फेल होकर क्लास में हम लोग 20 लोग बस रह गए। 20 लोगों में से लड़कियाँ, बाकी फिर सारे के आसपास लड़के। 10+2 का पहला बैच था। आप लोगों को लग रहा होगा पता नहीं कहाँ की कहानियाँ सुना रहे हैं करके पर चीज़ें ना वास्तविक कहानी है। और उसको आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक उसको नहीं समझेंगे तब तक ना आप लोगों को सब अच्छा अच्छा दिख रहा है ना, वही अच्छा अच्छा दिखेगा। मैं कुछ वो नहीं, मेरा उद्देश्य वो नहीं है कि मैं कोई स्ट्रगल थी, कोई स्ट्रगल भी नहीं थी। वो हमारी जो ज़िंदगी थी वो सामान्य ज़िंदगी थी। वो ये हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को लगता था कि हाँ, यही ज़िंदगी है, और उस ज़िंदगी को भी एंजॉय करते थे। तो 10th में हम लोग 10+2 का पहला बैच था। और 10th में आए तो 20 लोग थे। 20 लोगों में से एग्ज़ाम दिए तो 7 लोग पास हुए। हाँ, और 7 लोग पास हुए तो उसके आसपास के सभी स्कूलों में सबसे अच्छा रिजल्ट था हम लोगों का, क्योंकि उस साल मध्य प्रदेश का पूरा रिजल्ट था 7% था। 07, पूरा मध्य प्रदेश का 07% ना, 7% रिजल्ट जो था, है ना। और उसमें से फिर 30 नंबर तक ग्रेस दिया गया। 30, हाँ, 30 कितना भी करके 2-3 सब्जेक्ट करके 30 नंबर में अगर 3 सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो पास कर दो। तो जा करके 13% आया था रिजल्ट वो। और उस समय हम लोगों का जो 10+2 का जो वास्तविक जो स्वरूप था वो ये था कि 9th का 40% क्वेश्चन, 10th का 60% क्वेश्चन, ये आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग जो 10th का एग्ज़ाम दिए, 9th और 10th दोनों मिला कर के दिए थे, कारण से फिर उतना कम परसेंटेज। आज जब बहुत सारे साल से उसको चेंज किया गया, 20 में से 7 पास हुए। 20 में से 7, 30% का 35% का रिजल्ट था। तो यही हाँ, तो आने के पीछे ये है कि हुँ, आस-पास के गाँव में 35% का हम लोगों का जो रिजल्ट था बहुत अच्छा था, वो 10+2 वाले में। उसके आगे की और संघर्ष। 10+2 का पहला बैच 7 लोग पास तो हो गए। आसपास के जो पेंड्रा और फिर गौरेला पेंड्रा रोड जिसको बोलते हैं, वहाँ अच्छे स्कूल थे। तो ये लगा कि चलो हो सकता है कोई हॉस्टल में एंट्री मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, तो हम लोग जा कर के वहीं किसी हॉस्टल को मिल जाए और वहीं जाके पढ़ेंगे 11th 12th कुछ ठीक हो जाए करके। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो आसपास के सभी स्कूलों में खबर दिवा दे फरमान जारी कर दिए थे कि अंडी स्कूल से जो लोग पास हुए हैं उनमें से किसी का भी एडमिशन ना लिया जाए उनके स्कूल में, क्योंकि अगर उसमें से भाग गए लड़के तो 10+2 का 11th और 12th की क्लास ही नहीं चल पाएगी। तो इस चक्कर में सबको मना कर दिया गया था ताकि इस स्कूल के बच्चे इसी में पढ़ें। और हम सब इसलिए भागना चाह रहे थे क्योंकि वहाँ साइंस पढ़ने का मन था, और साइंस के एक ही टीचर थे, तो वो भी बायोलॉजी पढ़ाते थे। तो किसी का मन था कि चलो एग्रीकल्चर करें, हैं। और गांव परिवेश वाला क्या सोचता है, गांव वाला ये सोचता है कि चलो यार एग्रीकल्चर फील्ड दिख रहा है, अच्छा रहेगा, जल्दी सर नौकरी लग जाइए करके। तो हमारी भी इच्छा थी कि यार फिर मैथ्स पढ़ूँ या फिर एग्रीकल्चर में पढ़ूँ करके। मैथ्स पढ़ने के पीछे एक मन ये रहता था कि तो मैं भी उतने टफ पोजीशन पर मैथ्स में पास था मैं,
है ना। और लगभग सभी उस पर पास था, तो मिल जाएगा कोई भी सब्जेक्ट करके। पास पास के उस पर कोई एडमिशन हम लोगों को नहीं मिला। फिर उसके बाद में वापस घूम फिर के उसी स्कूल में पढ़े, और उस स्कूल में पढ़ने के लिए बस यही था कि सबको साइंस लेके ही पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन तुम लोगों के पास में नहीं है। सबको ज़बरदस्ती हम लोगों को बायोलॉजी ही पढ़वाया गया, और बायोलॉजी में भी 11th पूरे 11th लगभग पूरे 11th में एक ही टीचर थे। वही बायोलॉजी में जूलॉजी भी पढ़ाते थे, बॉटनी भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, फिजिक्स भी पढ़ाते और केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे। पूरे फुल टाइम वो एक प्रिंसिपल साहब थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, और एक जैन साहब थे, वो हिंदी पढ़ाते थे। ऐसा करके पाँच सब्जेक्ट अपना पढ़ा रहता था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर। पर वो टीचर के नाम में की हम लोगों को बोल बोल के बायोलॉजी पढ़ाया गया। 12th में जब आए तो बात फिर हुई, बस कुछ टीचर फिर नियुक्त हुए, तो 12th में आकर के हम लोगों को पूरे टीचर मिल पाए। फिर उसके बाद 12th में हम लोग फिर 7 में से एक फेल हो गया। 11th में फिजिक्स में फेल हो गया, उसी हालात में था। फिर उसके बाद 6 लोग बचे। 6 में से फिर टीचर आए तो हम लोग 6 पढ़े, और कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं रहता था। पेपर के नाम पर प्रिंसिपल साहब हम लोगों को पेपर पढ़ाना से लेके आते थे, और फिर जब एक आध क्लास रहता था लंच पर, हम लोगों को क्या कहते थे पेपर पढ़ना वहाँ 12th में जाकर के पेपर पढ़ना सीखे। और फिर पता चला कि बायो वाले हैं तो पीएमटी दे सकते हैं, तो उन्होंने फिर पीएमटी दिया उस। तो उसी 12th पढ़ते पढ़ते कंटिन्यूएशन में गांव में ही रह करके जिस भी हालत में था, उसमें से फिर 2 लोगों का बीबीएस में हुआ। 2 लोग एमबीबीएस आकर के फिर रायपुर से फिर एमबीबीएस किए, उसमें से एक कभी करके एक एमबीबीएस करके तखतपुर में अपना हॉस्पिटल खोल के वो है। मेरा जो है, मैं बाकी सब्जेक्ट में पास था, इंग्लिश में मैं फेल था। एक 72 मार्क्स थे मेरे पर और उस समय उनसे बाकी सब्जेक्ट में उनसे अच्छे थे। और फिर जब इंग्लिश में फेल थे तो उनको एमबीबीएस और बीडीएस नहीं मिलता था, तो या फिर बीबीएस से मिलता था या फिर आयुर्वेदिक बीएमएस मिलता था। तो इस चक्कर में फिर मेरा बीबीएससी के लिए हुआ, वेटनरी कॉलेज के लिए। और फिर इंग्लिश में फेल होने के कारण से वही बताया कि एक क्वेश्चन अगर मेरा ठीक हो गया होता तो 72 से 76 हो गया होता, तो मैं उसके लिए क्वालिफाई था एमबीबीएस के लिए। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ खराब हुआ। ठीक है, तो फिर नहीं नहीं, एक भी दिन अदरवाइज भी पूरे पूरे मतलब अब तक की लाइफ में सर्विस ज्वाइन करने तक कि एक भी दिन का कोई ट्यूशन नहीं है, एक भी दिन का कोई कोचिंग नहीं है किसी भी रूप में। और उसके पीछे यही है कि अब गांव में ना तो कोई टीचर, ना कोई पढ़ाने वाला, ना कुछ करने वाला। जब हम ग्रेजुएट हुए, डॉक्टर बने, तब तक एक बस थे जो वहाँ के ग्रेजुएट थे, बीए थे, तब जा रहे थे ग्रेजुएशन। तो उस हालत में था, तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था। बाद कोचिंग, पीएससी का कोचिंग में कोचिंग न करने के पीछे एक कारण है, मैं बताऊँ तो ये हो गया। उस हालत में फिर मेरी कॉलेज वहाँ का साढ़े क्लासरूम था, जाकर के फाइनल ईयर में जब पढ़ते थे तो आपके जैसे आज का ओरिएंटेशन है तो वो तो डेमो क्लासेस हुआ करते थे। तो डेमो क्लासेस में कोठारी का हम लोग मऊ मतलब इंदौर से 40 किलोमीटर आ गए। तो शुरू दिन से हॉस्टल में थे, तो हॉस्टल से संडे टू संडे ना हम लोग कभी मूड होता था तो मस्तीखोरी के लिए इंदौर आ जाते करते। और 40 किलोमीटर हॉस्टल से निकलना मतलब अकेले दो अकेले नहीं निकलते थे, फिर वो ग्रुप आता था कम से कम 8-10 लोगों का। और ज़्यादातर टाइम में प्रयास रहता था कि WT चलते हैं और WT आ जाए तो 4 रुपया बच जाता था हम लोगों का। और एक आध बार मतलब 4-6 बार में फिर एक आध बार पकड़ जाते थे, 10 रुपया का फाइन था।
तो फिर भी हम लोग फ़ायदे में रहते थे कि चलो उतना 10 रुपये देने के बाद में 5-7 बार में पकड़ा गया तो कुछ लोग उसमें बच जाते थे। तो चीज़ें चीज़ें ऐसी थी। तो हम लोग डेमो क्लास गए। डेमो क्लास में हम लोग शुद्ध रूप से मस्तीखोरी, उद्देश्य नहीं था कि जैसे नहीं, कोई पीएससी कोई रोल ही नहीं था। पीएससी का रोल ऐसा भी इसलिए भी नहीं था, घर वालों को भी पता था और सब दोस्तों को भी पता था कि डॉक्टर तो बन ही रहे हैं। और वेटनरी डॉक्टर बनने के एक अच्छा चीज़ ये रहता है, अभी भी है वो स्कोप है, कि आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए ज़रा भी नहीं भटकना है। इतने वो है कि हो जाएगा, उससे कम ही वो होता है। तो ये जो एमबीबीएस की चाहत में वेटनरी में आकर के पकने वाली जो सिलसिला है, वो आगे वाले जनरेशन तक मेरा लागू है ना? तो मतलब मेरा बेटा भी 2 बार दिया, दोनों बार वेटनरी में उसका हुआ। अभी वेटनरी कर रहा है वो। मेरा सगा भतीजा वो भी 2 बार दिया, है ना? उसका भी एमबीबीएस में थोड़े नंबर के लिए रह गया, तो वो भी वेटनरी कंप्लीट किया। तो बीबीएस करके आके भी वो गांधीनगर से फिर वो स्कॉलरशिप पर वो एमबीएससी कर रहा है। तो उसका भी इरादा है कि वो पीएचडी कर ले करके कंटिन्यू, पर सर्विस के लिए कोई ऐसी वो नहीं है। तो इसलिए हम लोग कभी उससे ज़्यादा की चाहत नहीं रखते थे, चाहत ही नहीं रखते थे कि कुछ हो। बस यही रहता था कि अगर वहाँ हैं तो एक थोड़ा सा स्कोप रहता था कि आरवीसी माउंटेन वेटनरी है, आर्मी का भाई, उसमें जाने की एक इच्छा थी कि सेना में जाएं करके, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो भी फाइनल ईयर में, तो फाइनल ईयर के 3 डेमो क्लास में गए, 6 बैठे हुए थे। उसके बाद में बहुत सारे जो जब डेमो क्लास होता है तो जो सेलेक्ट हुए रहते हैं बच्चे, उनको अपने अपने बुला बुला करके एक एक से थोड़ा सा मोटिवेशनल स्पीच दिलवाते हैं। हम लोग भी मोटिवेशनल स्पीच सुने, देखे, और उसमें देख करके एक यही अंदाज़ा लगाया उनको देख करके, जो मेरे मन में आया, यार जितने लोग इसमें से सेलेक्ट हो गए हैं या जितने लोग 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, उनको देख करके मुझे तो नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं ये, हैं, इनसे तो बेहतर हम ही पढ़ते हैं। और इनसे हाँ, मतलब उसको देख करके, उनको सुन करके, फिजिकल अपीयरेंस को देख करके बस यही एहसास हुआ कि उनसे शायद हमारी पढ़ाई कई गुना अच्छा है, और अगर हम दिए तो सिलेक्शन पक्का है। बस इतना ही था। वो ये भाव मन में आया कि इनसे हमारी पढ़ाई है, और इनसे लगता है कि सब्जेक्ट में पकड़ भी बहुत अच्छी है, तो अगर दिए तो सिलेक्शन तो पक्का है। बस इतना ही भाव लेकर के वहाँ से गए, और फिर वापस चल दिए। फिर इंतज़ार करते रहे कि कब परीक्षा का फॉर्म भराएगा। टाइम पर फाइनल नहीं हुआ था, पढ़ी रहे थे। पर हम तो फिर वापस वो जो था, चलो रे चलो रे, देते हैं करके इस बार फिर वापस मस्ती के मूड में दिए। मैं थोड़ा सा सीरियस था, पर मैं सिलेक्शन के लिए सीरियस नहीं था, मैं एक्सपीरियंस लेने के लिए सीरियस था। कि अभी तो डिग्री भी नहीं हुआ, अभी क्या करेंगे, है ना, कि कौन सा अभी हो जाना, पर ऐसा ही दे देते हैं, कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा करके। तो बिना सोचे सोचे हम उसको फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद का डेट आया, तो डेट भी ऐसा फंसा कि कॉलेज का लास्ट एग्ज़ाम था, उसके तीसरे दिन का एग्ज़ाम था, पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। सेंटर भी इंदौर था। कॉलेज जब हो जाता है, वहाँ के परिपाटी है, जो पास आउट होके जाता है ना, उस लड़के फिर वो छोड़ते नहीं, फिर उसको फुल पार्टी लेते हैं उससे कि साहब आप जा रहे हैं, वो थोड़ी पार्टी वार्टी हो जाए करके, पूरी कंप्लीट पार्टी होती है, फुल नाइट वाली पार्टी। तो एक दिन सामान इकट्ठा करने में लगा, एक दिन पार्टी के एंजॉयमेंट में लगा। अब एक्सपीरियंस ही तो देना है मुझे, क्या कौन सा उसको सीरियस है करके। तो अब तीसरे दिन एग्ज़ाम थे, तो जूनियर्स को बोल दिया कि पार्टी वार्टी हो गई, थोड़ा करना, और 1 बजे हम लोग मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे, तुम लोग मेरा सामान लेके वहीं पहुंचाना। तो फिर उस हालत में फिर ये फिल्म्स का एग्ज़ाम हुआ। सुबह जाके एग्ज़ाम दिए, शाम को हमारी सामान पहुंच गई, और उसी अटेम्प्ट में फिर कंटिन्यू में बस दे के आए, और पेपर बहुत अच्छा बना था, लगभग
93 94 बने थे उस पर, और जिस समय पर निकले उसी समय लग गया था कि प्रीलिम्स तो हो रहा है हमारा। तो इस हालत में, पर वो ये थी कि प्रीलिम्स तो हो जा रहा है, और जब मेंस की फॉर्म भरने की बात आएगी तब तक तो हमारे पास डिग्री भी नहीं होगी। तो डिग्री उस समय नहीं थी सही में। वास्तव में जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, डिग्री नहीं थी मेरे पास। फिर उसके बाद 1 महीने का क्वेश्चन रहता है, गैप रहता है। वो टाइम पर जब मेंस की फॉर्म आपको भरना हो तो उस टाइम पर आपके पास डिग्री हो। फिर कॉलेज का फिर रिजल्ट, पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, बाद में फिर कॉलेज का रिजल्ट आया। कॉलेज का जब डिग्री मिला तो उसको अटैच करके फिर मेंस का फॉर्म भरे। और उस टाइम पर भी जो यार चल ठीक है, अब मेंस ना देते हैं कैसे करके, तो फिर मेंस दिया गया, और आधा अधूरा तैयारी के साथ में। और बस यही था कि बस एक्सपीरियंस के लिए दे देते हैं, अगली बार तो है ना। अगली बार की है के चक्कर में एक दोस्त था अभी बलौदा बाजार में है, वो पढ़ते थे। फाइनल ईयर में आके ये हालत थी कि वो दूसरे हॉस्टल में रहता था, पर वापस मेरे रूम में शिफ्ट हो गया था, पढ़ने के लिए आता था। कॉमन नोट्स थे, और कोई 2 सेट में नोट्स नहीं थे, एक ही सेट में नोट्स। एक पढ़ता था तो एक थोड़ा सा सुनता था, एक पढ़ता था, एक पढ़ता था। दोनों के 1 नंबर के फ़र्क आए जब उसका फाइनल रिजल्ट आया। दोनों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, दोनों मेंस दिए हम लोग का, एक सब्जेक्ट अलग था। तो जब हिंदी की बात आई, हिंदी कौन पढ़ता है क्या, कोई हिंदी हिंदी चल वैसे देखे आते हैं। तो फुल तौर पर ये एक्सपीरियंस के लिए ही था, कोई हम लोग सीरियस नहीं थे। पर ये ज़रूर था कि हिंदी का पेपर दे के आते हैं तो हम लोग, हमारे पास भी स्टडी मटेरियल जा करके भी देखे, मूवी देख करके आके सोए, और सो करके कि चल देखे आते हैं, गए और हिंदी का देखे आए। और जब वो वास्तव में जब रिजल्ट आया ना, तो कसक यही रहती थी यार ना, अगर हिंदी में मैं थोड़ी सी पढ़ लिए होते रात के 2 घंटे भी तो मूवी नहीं देखे होते तो किसी और में सिलेक्शन होता करके। तो कसक वही रह गई थी कि मूवी नहीं देखना था, और हिंदी पढ़ लिए होते तो 2 4 5 नंबर भी अगर होता तो हम लोग पहुँच गए होते करके जहाँ पहुँचना था। तो पर वैसे ही था। और चूँकि पहला उस पर था तो मैं सब्जेक्ट क्या लेकर के, ये हमारे पास जब प्रीलिम पास हो गए तो सिलेक्शन बड़ी दिक्कत थी। कभी कोई गाइडेंस नहीं, कभी सिंगल एक आदमी का नहीं, कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना है, कोई एक दिन कर। फिर सिलेबस देखा गया, फिर उसके बाद ना बस सुने थे कि पब्लिक और हिस्ट्री में से लोगों का बहुत सिलेक्शन होता है। तो दोनों के सब्जेक्ट को फिर कंपैरेटिव देखा गया। फिर उसके बाद लगा यार हिस्ट्री में तो इतना सारा याद रखना पड़ेगा, साइंस वाले वैसे भी दूर भागता है हिस्ट्री से, तो दूर भागा गया। और पब्लिक नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। तो जब पब्लिक एड उठा के देखा गया तो ये लगा कि ठीक है, इसमें पंचायती राज भी है, नगरीय निकाय भी है, सरकार भी है, राज्यपाल भी है, प्रधानमंत्री, ये चीज़ें थोड़ा सा सुना सुना तो देखा सा लगता है, अनुच्छेद याद रखते रहेंगे। तो वैसे करके फिर पब्लिक एड सब्जेक्ट लिया गया। और पब्लिक एड की भी वास्तव में जिस दिन वो दिया गया, मेंस का जब पेपर दिया गया, तो कसम खाने के लिए मेरे पास कोई किताब नहीं थी पब्लिक एड की जिससे लेके मैं पढ़ा था। तो उधारी में, तो मैं पैसे की सेमी क्राइसिस हुआ करती थी तो उधारी में ले लेके पढ़ा था जो पीजी स्टूडेंट से। तो आखिरी 1 महीना जब बचा था तो वो भी मांग लिए कि यार दे दे हमारी भी परीक्षा में, ले भाई तुम भी ले, तुम भी ले। तो किताब भी किताब भी वापस, है ना। तो मैं जो नोट्स नहीं, ज़रूरत था कि जितने दिन थे मेरे पास नोट्स बनाया था मैं अपने छोटे से। और उस समय फिर प्रतियोगिता दर्पण का जिसे सांक आता था, तो वो हमारे उस पर था, वो कंट्रोल में था कि 40-50 रुपये में मिल जाएगा। 40 रुपये का था, तो वह एक मेरे पास किताब थी। बाकी ये जो किताबें थी 100 रुपये के ऊपर थी, तो उतना नहीं रहता था, तो बोले चल छोड़ना करके। और जब वहाँ से मैं वापस आ रहा था तो मेरा पूरा सामान, पैसा सब ना चोरी हो गया था। जब मैं इंदौर से यहाँ आ रहा था बिलासपुर तो मेरा पूरा सामान चोरी, मतलब पूरा सामान चोरी। पॉकेट में सिर्फ 100 रुपये बच गए थे, और उस 100 रुपया में आके एक जोड़ी ड्रेस खरीदा गया, कपड़े सिविल वाले, है ना। और उससे फिर 8 दिन, ठीक है भाई, एक जोड़ी पहना था, एक जोड़ी हो गया तो 8 दिन तो चल जाएगा। तो ऐसी ट्रेजडी होती है। तो उसके साथ में यार ठीक है, तो
किताबें नहीं थी कि बिना किताबों के लिए दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर बहुत अच्छे बन गए थे। सेलेक्टिव पढ़ने के बाद में भी मेरा जो एक सब्जेक्ट था, ये ज़रूरत था कि वेटनरी साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें अगर किसी भी लेवल का कोई एग्ज़ाम कोई बोल दे तो अगर एक दिन का भी मेरे पास है तो वो पन्ने पलट के मैं दूंगा और 90+ आ जाएगा, तो इतना रहता था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग पूरे 5 साल का जो डिग्री होता था उस 5 साल के डिग्री के सब्जेक्ट जो होते थे हम लोग 1 पेपर देते हैं। हर सब्जेक्ट में 9 सब्जेक्ट रहते हैं, 6 पेपर होते हैं और उनके उतने ही प्रैक्टिकल होते हैं। अगर पूरे को करो तो कितने, लगभग 108 पेपर। उस 108 पेपर पूरे डिग्री को एक सब्जेक्ट काउंट किया जाए। अगर कोई चाह भी ले कि पूरे जिसको 5 साल में पढ़ा है और 1 महीने में वो पढ़ ले कि 2 महीना में पढ़ ले तो असंभव है। खास करके पूरा ना, मतलब एक पेपर से एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन भी ना आए शायद किसी पेपर से, ऐसा उस पर उसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जो थी भले पर कम आते थे, पर नॉलेज इतने रहता था कि कभी भी कोई बात हो तो। अगर मैं सेकेंड ईयर में भी था, फाइनल ईयर की जो के हॉस्टल के कोई सीनियर रहते थे उनको वापस जाकर के अगर सर्जरी का कोई पढ़ना है और वापस आकर के एनाटॉमी के कुछ सब्जेक्ट के उनको थोड़ी सी कौन से लिगामेंट्स जाते हैं कि नर्व सप्लाई जानते हैं, ब्लड सप्लाई कैसा है करके, तो वो उतनी चीज़ें फाइनल ईयर के भी उनको मैं पढ़ा देता था, इतने रहते थे। और ऐसा तो अगर 55 नंबर का भी लिख के आता था तो ये रहता था कि उसमें से 50+ आ जाएगा, पास रहता है 55 नंबर का। इसलिए मीडियम से जब पढ़ के जा रहा हो और जब आपको पहले पेपर देने की नौबत आए, पहला पेपर बहुत टफ रहता है, नॉलेज खूब रहे और अपने स्पीड को मैच अगर न कर पाओ तो 5 अगर अच्छे क्वेश्चन करना है तो 3 क्वेश्चन पूरा भी ना लिख पाओ और उसमें से घंटी बज जाए 3 घंटे की। तो उसमें भी अगर 55 नंबर का भी अगर आपने अटेम्प्ट ही 55 नंबर का किया है और 2 क्वेश्चन को छोड़ के ही आया है और उसमें जब बात आई कि रिजल्ट का क्या होगा करके, तो हॉस्टल में आके रो सकते थे कि यार सब कुछ आता था, सबको लोगों को मैंने पढ़ाया, सबको बताया, लिखने की बात आई तो पहले कुछ कर ही नहीं पाए, लिख ही नहीं पाए। लो स्पीड पर लिखाई होता था, उसमें भी फिर 55 नंबर का करके भी 49 नंबर आए और फिर 50 नंबर आए और फिर बस करके तो चीज़ें हाँ, उसमें भी मतलब पूरा नंबर में से 55 नंबर के लिख के एक थर्ड क्वेश्चन है उसको आप समराइज़ भी ना कर पा रहे हैं, उसके पहले घंटी बज जाए। हुँ, तो उतने में भी आकर 50+ अगर आ जाए, 50 नंबर आ जाए, 49-50 नंबर, तो ऐसा भी होता है हिंदी मीडियम में। तो मेरा कहना है कि उस लेवल पर अगर आपका है तो हम लोगों के टाइम पर अलग था। तो सब्जेक्ट को कोई ना कोई 1 आध 2 सब्जेक्ट आपको पकड़ना पड़ेगा। उसके उस सब्जेक्ट का होता है कि प्रीलिम्स में 90+ कभी भी करा दो तो हो जाए। वो पहला अटेम्प्ट मेरा नहीं था, उसके बाद में दूसरे तीसरे भी दिया। तो इस पहले अटेम्प्ट में ही जो 80% नंबर मेरे उसका थे, पीएससी के मेंस के जो पेपर थे उसमें थे, अपने मेंस सब्जेक्ट थे परसेंट परसेंट नंबर अगर किसी भी मेंस में दें तो काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी पब्लिक एड में ठीक ठीक था, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं थे पर ठीक थे नंबर। हिंदी में बताया कि हिंदी में पास से थोड़े ऊपर थे, पढ़े कितना आता, पर उसी दिन लग गया था कि ये अगर भविष्य में देने की बात आई तो हिंदी को ही बस पकड़ लो, बाकी सब्जेक्ट तो कहीं भी किया जा सकता है। तो इस मान से फिर उसको फिर वापस प्रोग्रामिंग किया गया। इंटरव्यू में बहुत कम नंबर मिले थे, 250 में 60 नंबर मिले थे। उसमें से करके फिर भी फिर डिप्टी कलेक्टर के मीटिंग में था, फिर डी और उसी में फाइल कर लिया। हाँ, 60 नंबर थे मेरे, ठीक है ना, वो था।
तक का शेड्यूल अच्छा हुआ करता था, बिल्कुल फिक्स टाइम पर रहता। जब तक आप में अंदाज़ा तो लग जाता है, भले हम लोग पहले एक्सपीरियंस, तो जब एक्सपीरियंस हो गया, दूसरे बात सीरियस सीरियस हो गया कि नहीं यार अब तो ना है कि पास हो जाएंगे, और अब तो करना वही है। और अड़ियल रहते थे हम लोग, अड़ियल मतलब ऐसा कि ठीक है ना, वो जब पीएससी के इंटरव्यू की बात आई, पूरे पोस्ट को प्रेफरेंशियल आर्डर देना पड़ता, आर्डर देने की बात आई तो वो जो क्लर्क वगैरह रहते हैं जो मदद के लिए, तो वो सर वो इसमें से पूरे 34 को भर दीजिए ना। नहीं यार मैं तो नहीं भरूंगा 34। नहीं सर वो बाकी पोस्ट भी ना अच्छे होते हैं, आप भर तो दीजिए उसमें। नहीं भरूंगा, मैं बोला ये 2 पोस्ट है, इतने को तुम ला के जमा कर दो, बाकी मैं लाइन खींच देता हूँ कि अगर जाना होगा तो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में ही जाऊँगा मैं, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, मैं डॉक्टर हूँ मैं तो। तो ये कॉन्फिडेंस अपना। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर हूँ मैं तो, मैं क्यों जाऊँगा, दूसरे पोस्ट में नहीं जाऊँगा मैं तो, ये है। अब इसी को इतना ही मान लो, तो उतना ही हुआ। तो बीच में घर वालों को भी लगता था, घर वालों को जब बताते थे पीएससी दिया हूँ, डॉक्टर तो बन गया, पीएससी दे के करेगा क्या। तो तो मैं बोला कि उसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी का पोस्ट होता है, तो उसमें जाना। बोले डॉक्टर भी कोई जाते हैं क्या, बोले डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में वो तो दूसरे पढ़ने वाले होते हैं, तुम तो डॉक्टर बन गए। बोला देखते हैं। तो गांव वालों को भी ऐसा नहीं था कि घर वालों को ऐसा कि जाना है या फिर जा सकते हैं करके, फिर चल पड़ी वाला। गांव गांव में नहीं रहता, गांव में नहीं रहता। जब सिलेक्शन के बाद में भी गांव वालों को जब हुआ कि डीएसपी बन गया करके, तो मजाक में भी लेते थे, अरे बोले कहाँ से वो बन जाएगा, वो डीएसपी एसपी यहाँ गाँव में पढ़ाई किया हुआ है वो, है ना। तो ऐसा भी होता था। नहीं नहीं, कोई अंदाज नहीं लगा था हमें भी, हायरकी का कोई अंदाजा नहीं था ना कि ऐसा होता है करके। हमारे लिए ही जाता था। जब मैं जब बता रहा ना, मेरा सामान जब वो हो गया, चोरी हो गया, सुबह सुबह 4 बजे मैं जाता था थाना। 4 बजे इसलिए जाता था क्योंकि हम लोगों की 7 बजे ट्रेन हुआ करती थी इंदिरा से, और मैं खूब सारा अपना विवेचना किया। मेरा चोर जो है बिलासपुर जेल में बंद था, उसको खोज खोज यही के पास जाता था कि चलना मेरा एक कोई दे देना, तो जाके उससे जेल में पूछताछ कर लेगा तो मेरा सामान मुझे मिल जाएगा करके। बहुत चक्कर काटा मैं उसमें भी सफल नहीं हुआ मैं उस टाइम पर। क्योंकि अब पीएससी प्रीलिम हो गया था, तो अब क्या करूँ वाला, मैक्सिमम की फिर डुप्लीकेट निकलवाया और अलग से फाइल बनाया, और पीएससी में एफआईआर की कॉपी को सबसे पहले रखता था कि मेरा सामान चोरी हो गया, इस कारण से मेरे ओरिजिनल नहीं है। पीएससी के पूरे कमेटी ने स्वीकार भी किया, आगे फिर पढ़ाया भी। ऐसी वाली थी। सेकेंड टाइम फिर सीरियस होकर दिए, फिर वेटनरी साइंस से फिर वापस क्लियर हुआ प्रीलिम्स। मेंस की तैयारी शुरू ही किए थे, और प्रीलिम्स देने के बाद में बाहर निकल करके जब एग्जामिनेशन हॉल से, सबसे पहले वो जो अच्छे रहते ना, वो किनारे किनारे बढ़िया से सेकेंड हैंड किताबें, बहुत अच्छी किताबें मिल जाया करती थी कई बार, उसमें से हिंदी की किताब मैं लेके आया था, और कि चलो अब शुरू करेंगे। हाँ, अब शुरू यहीं से करेंगे, हिंदी से करेंगे, क्योंकि ये जो है नंबर को यही बढ़ाएगा। और फिर जब तक वो शुरू करते हिंदी की पढ़ाई करके, तब तक तो फिर मेंस में पास हो गए थे, इंटरव्यू कॉल आ गया था। तो इंटरव्यू के लिए भी फिर हमको कोई अच्छा गाइडेंस कोई रहता, हमको लगता कि इंटरव्यू पहुंच गए हैं तो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सिलेक्शन में आएगी करके, तो तब तक हम सीरियस नहीं थे। जब तक इंटरव्यू कॉल किया गया तब तक भी सीरियस नहीं थे कि सिलेक्शन हो ही जाएगा करके, तब भी हमको लगता था यार चलो एक्सपीरियंस के लिए तो इस बार दे देते हैं। तो उस चक्कर में एक भी दिन का किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, इंटरव्यू कैसा जाता है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि टाइम भी ये लगता था कि अगर मैं वेटनरी साइंस से ग्रेजुएट हूँ, मैं मुझे तो वेटनरी साइंस से ही पूछी जाएगी। तो मुझे जब उस पर पूछी जाएगी तो उस सब्जेक्ट में तो जितना बोला जाएगा उतना पढ़ ही लेंगे, हैं। तो उस चक्कर में फिर बाकी सब्जेक्ट का कोई ध्यान नहीं दिया गया, वो मेरी गलती थी वो। अदरवाइज मुझे अगर टाइम भी मैं सीरियस हो गया होता, यार इंटरव्यू आ गया तो 8-10 दिन किसी से पूछ तो लो कैसा होता है इंटरव्यू करके, हैं। तो वो था, उसमें से अभी भी मुझे याद आता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे पूछा गया था कि उसका प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना।
अब वो 10th के बाद में कहाँ पढ़े कुछ, 12th के बाद में पूरे गुजरे 5 साल 6 साल हो गया। तब से पढ़ाने वाला भी एक ही टीचर कितना पढ़ पढ़ा के सब पढ़ा लो वाला, तो इतना वो नहीं था। अभी भी पर वो अब आर्किमिडीज का सिद्धांत मुझे तब से याद है, जब से मैं ना एक नंबर से चूका है ना। तो पर उस समय वो क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन था मेरे लिए, क्योंकि इधर मैं पीछे मुड़ के भी पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया दूसरे सब्जेक्ट। मुझे बस एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ था, वेटनरी साइंस, और उतने में अपने मगन था। मुझे ये लगता था कि ठीक है, मुझे फाइनली डॉक्टर ही तो बनना है, और डॉक्टर के अपने प्रोफेशन में तुरंत अपने जो सब्जेक्ट था उस पर अच्छे हो, तो उस के बलबूते पर आगे कि इसलिए बताया ना कि अगर कोई बोले कि एक दिन की तैयारी है, चला अगले दिन तुमको परीक्षा देना है, उसकी किसी भी कोई एग्ज़ाम देना है, किसी भी एग्ज़ाम देना है, तो मैं उसके लिए तैयार रहता था किसी भी टाइम पर। तो इतना वेटनरी साइंस में था, और उसी जो गलतफहमी थी कि हाँ चलो मुझे तो मैक्सिमम सब्जेक्ट उसी से पूछ लिए जाएंगे तो इसमें कॉन्फिडेंस में था। उसके जो वेटनरी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे उसके आंसर दिए गए, अपने दिए गए करके, तो वो था। फिर सेकेंड टाइम फिर वापस प्रीलिम पास हुए, फिर मेंस के लिए था। तब तक फिर मैं ड्रॉप कर देखने, अब डीएसपी बना हो तो अब मैं डीएसपी में ही रहूँगा आगे। फिर उसके बाद एक फिर और टर्निंग आया। टर्निंग ऐसा आया कि नक्सल इलाका जो नारायणपुर है वहाँ पोस्टिंग हुई। तो उस इलाके में पोस्टिंग हुई, तो हम लोग बंदूक लेकर के 8-8 दिन हम लोग घूम देते थे जंगल। और 20 लोगों की पार्टी हम लोगों की, वो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो अ, हाँ, मैं तो हमेशा लीड किया, हमेशा हमेशा। अगर ऑपरेशनल कोई इनपुट है तो नीचे के भरोसे नहीं छोड़ता था, अगर चलाना हो तो हम ही चलाएंगे। तो उस मोड पर तो 8-8 दिन हम लोग जंगल छान मारते। जब जंगल छानते, वो वाला बड़ा टफ वाला रहता था। एक एक दिन में 35 में लगता था कि क्या करके रुक जाएंगे नाइट। गाँव में गए तो लगता था माहौल ठीक नहीं है गाँव के आसपास, फंस सकते हो, रात में एक हो सकता, बस अगला किलोमीटर और चल, जंगल पहाड़ी 5 किलोमीटर चलना। गए तो वहाँ भी ठीक नहीं लगा, नहीं यार यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, चलो और 5 किलोमीटर चल देते हैं। कई हालात ऐसे आते थे कि 40-40 किलोमीटर तक हम लोग अपने पिट्ठू को लेकर, वेपन को लेकर के भी चल देते थे उस टेरेन पर। हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ नहीं हुआ है। उन उन हालातों में भी अच्छे कुछ इनकाउंटर्स भी हुए हैं। रातों रात जा धुन चढ़ता है किसी भी चीज़ का। अभी तक की जितने बता रहा हूँ वो भले थोड़ा सा देर के लिए आप लोगों को लग सकता है, जब धुन चढ़ता है तो अजीब सा धुन। जैसे सेकंड टाइम पर जब डॉक्टर बने बाद वेट कर रहे थे, थोड़ा सा लग रहा था। सेकंड टाइम पर मैं पूरी घर की बड़े भाई साहब बीमार हो गए, तो खेती काम में खेती कराना, मतलब उसमें भी आपको सब करना पड़ता है, चलाने से खाद गाँव से लेकर। पर उस टाइम में भी जितना टाइम बचता था, मैं सेकंड जब बात आई पढ़ने की, तो मेरा जो छाता रहता था उसमें एक आध कोई बुक पढ़ी रहती थी। अगर खेत में गए हैं और थोड़ा सा टाइम है, अगर 1-2 घंटा धीरे से किसी पत्थर में बैठ जाओ और छाता ओढ़ लो, जब तक दूसरे लोग रेस्ट करेंगे तब तक 2-4 पन्ने तो पढ़ा ही लिया जाएगा। तो हाँ, वो करते हुए भी करके हाँ, तो वो बात है, वो ऐसे नहीं है, मैं मुझे नहीं बोल रहा हूँ, वो धुन वाली बात है। धुन वाली बात रहता है, आदमी कैसे भी करके टाइम निकालता है, जो जहाँ टाइम मिल जाए, खेत का मेड़ हो कि करके, अगर हाँ, कोई नहीं बताया ना मेरे, ना कोई कोई नहीं, मतलब ना कोई बोल रहा है, ना कोई बता रहा है, ना कुछ कर रहा है, पर चीज़ें आपको जो धुन है ना वही जिताएगा। तो टाइम का अभाव है खेती में। आपको जब डॉक्टर बन भी गए हैं, दिख रहा है कि सामने याद हो रहा है, आप वैसे नहीं देना। तब तक ये भी था ना कि डॉक्टर तो बन ही गया हूँ, डॉक्टर, पर वो नहीं यार अगर कर रहे हैं
थोड़ा-सा सीरियस होके कर लें। तो वैसे भी किए कि अगर 1 घंटा का कहीं का भी टाइम है, तो 1 घंटा को बाकी काम के लिए भी कैसे पढ़ सकते हैं। उस पर ये नहीं देखना है कि मुझे टेबल मिलेगा कि कुर्सी मिलेगी, पढ़ने के लिए माहौल ना, ना कोई नहीं। अगर है तो छाता ओढ़ने को मिल गया है, किसी को पता भी नहीं चलता है कि मैं छाता ओढ़ के बैठा हूँ कि क्या कर रहा हूँ करके धीरे से आधा घंटा, 1 घंटा अगर आधा घंटा मिल गया है, तो आधा घंटा में 2-3 पेज पढ़ के फिर वापस नागर जोतने बैठ जाओ, क्या होना है। फिर वापस सेकंड टाइम फिर फ़िल्म क्लियर हुआ। फिर तब तक फिर इस प्लानिंग आ गई थी। नारायणपुर का जैसे बता रहा हूँ, नारायणपुर में नक्सल गश्त करते-करते फिर एक दिन कांस्टेबल ने मुझे वैसे ही टोक दिया। आप बोले आप डीएसपी हो बोले कि आपका भी काम वही काम, मेरा भी वही काम है। मैं सिपाही हूँ तो भी मैं बंदूक लेके अपना घूमते फिरता हूँ। आप डीएसपी हो, क्या ये क्या ये कि लगा कि यार सही है ना, लेकिन दिमाग खराब हो गया। नहीं बोला मैं अब फिर वापस मुझे डीएसपी से मुझे अब चेंज करना है। हैं? वापस फिर वहाँ रहते हुए फिर मैं एक बार नारायणपुर रहते हुए इन सब के बीच में फिर एक बार मैं एग्ज़ाम दिया। उस टाइम पर मैं एग्ज़ाम दिया तो अपना मैं मन बना लिया था कि अब ना यूनिक सब्जेक्ट से मैं दूँगा, ताकि ऊपर के टॉप में कहीं पहुँच जाएँ करके। तो एक सब्जेक्ट मेरा वेटनरी साइंस था, जिसमें आधी रात में भी अगर कोई एग्ज़ाम देने दे तो वो उसमें दे सकता है। उसको मैं छोड़ा, इससे मैं प्रीलिम नहीं दूँगा। अगर प्रीलिम देना है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट पकड़ूँगा, जिसमें अगर प्रीलिम पास हो गया तो मैं टॉप भी कर लूँगा। तो फिर उसमें रहते हुए फिर मैं फॉरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया और फिर उससे फिर मैं प्रीलिम दिया और उससे फिर नारायणपुर रहते-रहते में उसी हालात में ना फिर प्रीलिम्स दिया और फिर वापस 90 प्लस नंबर के साथ में फिर वापस प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ मैं। और हाँ, मैं छोड़ दो, उसको छोड़ दो, दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ो और यही था। मुझे सेलेक्ट होना भी है और सेलेक्ट होके ऊपर में ही रहना है। तो अ, वैसे तो मतलब उसमें पास हो जाना था, पर उससे कोई मतलब नहीं था, ताकि प्रीलिम्स अगर मैं पास हो गया उस पे किसी सब्जेक्ट से, तो अपने आप मैं उस पोजीशन पर आ जाऊँगा। तो फिर वेटनरी साइंस और क्रिमिनोलॉजी से फिर वापस एग्ज़ाम दिया। उसकी भी हालत ये ऐसे ही थे, क्योंकि यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में कोई उस सब्जेक्ट को ना कोई जानने वाला था, ना कोई समझने वाला था। ना ले दे करके थोड़ा बहुत हम लोग फॉरेंसिक साइंस का जो कॉलेज में पढ़े थे, थोड़ा था उसका एक्सपीरियंस था। क्रिमिनोलॉजी थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट मिल गए थे, उसको लेकर के पढ़ा गया था। पर ऐसा सिस्टमेटिक कोई मेरे पास मटेरियल नहीं था जिस पर से उसको पढ़ा जाए, पर चीज़ें थी मेरे पास। फिर वापस फिर प्रीलिम्स क्लियर हुआ और फिर मेंस की फिर तैयारी फिर स्टार्ट कर दी गई इन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेकर के। हिंदी को मैंने पहले अपने बता ही दिया था कि हिंदी को ये मान के चला था कि असली कुंजी तो हिंदी है ना? कि हाँ, कि उस समय 135 137 नंबर आए हुए थे, 137 को 150 पहुँचाना था, बड़ा आसान सा था। कि 160 तक पहुँचाना था, तो 15-17 नंबर का उसमें गुंजाइश दिख रहा था। तो ये लग रहा था कि हाँ, उतने तो कभी भी थोड़ा-सा पढ़ के लाया जा सकता है, अपने अ, लिखावट की शैली को बस बदलना था। तो वहाँ जाकर के फिर एक वो लिया गया। फिर वहाँ से जैसे ही समय आया, फिर सितंबर 2000 में वहाँ से ट्रांसफ़र होकर फिर मेरा एसडीओपी पाटन दुर्ग जिला। अब दुर्ग जिला वापस आया, फिर उसके बाद फिर उस समय भिलाई शहर ना सबसे अच्छा शहर माना जाता था, जब तक राज्य नहीं बना था। खास करके सिविक सेंटर के आसपास चीज़ें, तो मैं वहाँ का ट्रेनिंग के टाइम पर भी रहा हूँ। तो अच्छा शहर लगता था। अच्छे शहर में वापस आए, फिर जब सब दुख दर्द फिर वापस भूल के उसमें रम गए। और फिर उसके बाद फिर अपनी पुलिसिंग में फिर वापस छोड़ दिया, फिर मेंस देना होना करके। अब लगता था कहाँ वापस 4 साल 5 साल जूनियर हो गए, तो फिर दोबारा मुड़ के फिर नहीं गया वापस। और फिर तब से फिर लगातार फिर इस सर्विस में थे। सर्विस का भी यही है, क्योंकि बैकग्राउंड कोई ऐसा अ, रहा नहीं कि ये कहीं कोई परिवार का कोई सर्विस में हो, कोई ऐसा पॉलिटिकल पर्सन जो बहुत क्लोज हो। तो इस जगह पर भी आकर के अभी तक जो मेहनत करते हो, हैं,
सबसे ज़्यादा विश्वास मेहनत। उसका उसका कोई अ, जोड़ तोड़ नहीं। सर्विस के पहले भी तैयारी में, सर्विस में भी। अगर आप मेहनत करते रहो तो आखिरी में वो कहीं न कहीं कंसिडर होता है। खास करके सर्विस में आने के बाद क्या होता है आखिरी में? आखिर में होता है ना कि ठीक है यार, हो सकता है उससे एक आध गलती हो रही हो कि मैं कुछ ऊपर नीचे हो रहे हो, पर मेहनत तो कर रहा है ना अपना पूरा, है? अपना पूरा टाइम तो दे रहा है ना, प्रयास तो कर रहा है पूरा अच्छा का करने का, तो वो कहीं न कहीं वो आपको दूसरे से थोड़ा-सा ऊपर ले जाएगा। तो जब से सीएसपी में हैं या फिर एडिशनल एसपी, मैं यहाँ अभी एसपी के पहले यहाँ पौने 6 साल तक मैं एडिशनल एसपी सिटी भी था। मैं 2007 से लेकर 2009 तक था, मार्च तक, सवा 2 साल। उसके बाद एक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिस पर से साल भर के लिए मैं पुलिस हेडक्वार्टर में था, और जब फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग फिर वापस क्लियर हुआ, फिर वापस इसी जगह फिर वापस पोस्ट कर दिया, नहीं जिस जगह पर थे वो। तो, तो हाँ, तो फिर वापस, हाँ, तो फिर वापस उसी जगह पर पोस्ट किया गया। तो पहले सवा 2 साल था, फिर 3.5 साल फिर दोबारा था, फिर इलेक्शन का टाइम आया तो फिर मैं फिर यहाँ से पौने 6 साल में पहले यहाँ रहा हूँ। सेम कंडीशन एसपीशिप में भी हुआ। एसपीशिप में मैं कवर्धा था। कवर्धा में मैं 2017 से लेकर के 2020 के मार्च तक था, लगभग पौने 3 साल। और उस टाइम फिर यही बात कुछ कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना, कम्युनिकेशन फिर वापस गैप हुआ वहाँ, और फिर पॉलिटिकल रीजन से तो वहाँ से मुझे बटालियन भेज दिया गया। बटालियन में कोविड के टाइम पर बटालियन में था। फिर वापस जब वहाँ झंडा विवाद हुआ कवर्धा में, तो झंडा विवाद काफ़ी बढ़ गया। तो जब फिर वो वापस देखा कि झंडा विवाद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, फिर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपस में फिर चर्चाएं हुई। नहीं, बोले वही आएगा तो जल्दी ठीक कर देगा। तो उस चक्कर में फिर वापस बटालियन से फिर वापस उसी जगह पर पोस्टिंग हुई कवर्धा में। तो नहीं नहीं, तो उस टाइम फिर हुआ भी। फिर जब वापस पोस्ट किया गया तो मैं बताया भी था कि मुझे 8 दिन का टाइम चाहिए, 8 दिन में सामान्य हो जाएगी टाइम है करके। तो 8 दिन टाइम लगा, 8 दिन में फिर वापस स्मूथ हुई चीज़ें। तो वो चीज़ें वैसी हुई। पर ये इन सब के पीछे कहीं न कहीं आपका बताने के पीछे वो है कि काम के लिए डिवोशन चाहिए। आप ये नहीं कहते कि मैं इस जगह पर हूँ तो ये काम छोटा है या ये काम बड़ा है। छोटा-बड़ा तो ही नहीं, जो सामने में आता है जाए उसको करते जाओ, जो सामने में आए उसको करते जाओ, ना तो रास्ता उसी में से निकलेंगे। तो जो आपने तय कर लिया ना, तो वास्तव में तय कीजिए, हाँ, मुझे यहाँ पहुँचना ही है और मुझे काम करनी है करके। आखिर में एक बार मैं बोलता हूँ कि लोगों को जिद करना सीखना चाहिए। जब आपका डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर कट आपका दिख रहा हो, सपने पूरे सामने दिख रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो अ, बगावत कर दो, बोलते अपने आप से बगावत कर दो। इससे ज़्यादा कि हाँ, कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। कोई कितना भी अगर बोले कि ये बाधाएं आ रही, ये नहीं, कोई नहीं, कुछ बाधाएं नहीं, कोई मायने नहीं रखता। सब कुछ एक किनारे वो कर, जिस भी जगह पर जहाँ भी जैसे भी हो करके इतना बताने के पीछे मेरा ये था कि सफलताओं के लिए कोई एक तो शॉर्टकट नहीं, दूसरा ये कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको सुविधाएं पूरी की पूरी मिली हो। हाँ, आप सुविधाओं के अभाव में भी बेहतर कर सकते हैं, बस आपको भिड़ना पड़ेगा उसको। इसी भिड़ने के पीछे जो सब्जेक्ट का मैं अपना कमांड बताता हूँ, उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो है। जब 15 दिन की छुट्टियाँ लगती थी कि 20 दिन की छुट्टियाँ लगती थी, तो उसमें भी हम लोगों की कुछ संघर्ष हुआ करते, तपस्याएँ होती थी। ऐसा कि अगर मुझे इंदौर से, महू से यहाँ आना है ना, और 15 दिन की छुट्टी है, फिर मुझे लगता था कि यार आना जाना है ठीक है करके, तो बड़े कार्यक्रम होते तो उसको छोड़ना पड़ता था। छुट्टियाँ हैं तो मुझे लगता था कि ये
मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। पूरे हॉस्टल में 108 कमरे थे, है ना? पूरा हॉस्टल खाली, पूरा हॉस्टल खाली मतलब पूरा हॉस्टल खाली। और मुझे लगता था कि बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना? ना हो हल्ला है, ना कोई पढ़ने वाला है, ना कुछ। जा कर के सीधा अपनी तैयार हो और जा कर के सीधा जा कर के लाइब्रेरी में घुस जाओ या लैब में घुस जाओ, हैं? एक ही बस वो बड़ा-बड़ा लैब होता था वहाँ। हम लोगों के वहाँ के जो लैब हैं, एनाटॉमी का लैब, इसमें साँप से लेके हाथी तक का स्केलेटन है। हाँ, उसमें करके तो चुपचाप घुस जाओ, चुपचाप पढ़ लो, तो वो 15 दिन कितना यूज़फुल होता था। अदरवाइज़ तो अगर अकेले भी रहने की कोई नौबत आए हॉस्टल में, हैं, तो 15 दिन सब छुट्टियाँ काट के गए हैं, तो आप अपना टाइम निकालिए और पढ़ने दीजिए। हाँ, पढ़ रहे हैं उसमें। लगता था कि ठीक है, अभी इतना इतना इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। घर से अगर घर आए हुए हैं, एक निर्धारित अगर टाइम है कि इस डेट पर छुट्टी हो जा रही है, इस डेट पर मुझे वापस जाना है करके, कई बार पैसे की व्यवस्थाएँ ना हो तो भी ठीक है, पैसा मायने नहीं रखता, पैसा चला आएगा जब। बिना पैसे के भी चल पड़ो अपने उसके लिए, नहीं कि 2 दिन रुक जाओ फिर लेके जाना, नहीं। भेजते रहना पैसा, हाँ, मैं तो वापस जा रहा हूँ। जिस दिन निर्धारित टाइम है जिस डेट पर, उस दिन अपना पैसे हैं तो भी, नहीं पैसे हैं तो भी चल पड़ो। हाँ, ना, 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 वो नहीं। अगर जो शेड्यूल बन गया आपका तो वो छोड़ के चल पड़ो, कोई मायने नहीं। हॉस्टल की लाइफ़ फक्कड़ वाली लाइफ़ रहती थी, अभाव में भी ज़िंदगी जीना है, वो जी लो वाला रहता था। तो वो बाहर की ज़िंदगी आपको ये भी पढ़ाता है, बताता है, दोस्तों के साथ कि फक्कड़गिरी की ज़िंदगी कैसी हो सकती है। बिना पैसे के आप कैसे रह सकते हैं। अगर इंदौर से यहाँ आना हो, अगर पॉकेट में ₹5 पैसा है, तो लगता था कि यहाँ के ₹2 में 2 टाइम का तो पूड़ी सब्ज़ी तो हो जाएगा, फिर भी ₹1 बच जाएगा तो बहुत है, ₹5 लगता था। उतने में भी अगर है, तो मतलब वो ये नहीं यार कि कमी है, कमी तो हर किसी में रहता है। कमी खोजो, कमी मिलेगी। और उसमें भी अगर अपने गुंजाइश निकालोगे तो वो ₹5 में भी गुंजाइश निकलता है। उसमें भी लगता है कि ₹1 तो बचेगा ना, ₹5 तो है ना मेरे पास, उतने में तो हो जाएगा। उसको भी कमी लगी यार, ₹100 है तो मैं कैसे उधर 2 टाइम का मेरा खाना ऑर्डर करूँगा तो कैसे खाना आ पाएगा, ये आ पाएगा। ऐसे भी अगर 15 दिन वहाँ रहे तो अगर मेस नहीं चल रहा है तो मत चले मेस। चावल दाल है ना, मैं खुद बना कर के खा लेंगे। बना कर के 2 टाइम बनाओ और खाओ, बाकी टाइम मेस ना भी चले तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं। अभाव तो जहाँ देखोगे वहाँ अभाव है, और उस अभाव में भी कैसे अपने आप को सर्वाइवल, इसलिए जो चीज़ें ना, अब तो ज़िंदगी इतना देख ली, इतना देख ली है, खेती किसानी से लेके घाट पट्टी की से लेके यहाँ तक जो गुजर गए, हाँ, कोई अच्छा जो होगा उन सब चीज़ों सुविधाओं को भी अवेल कर ली। हाँ, हाँ, वो सब मतलब तो नहीं, वो अगर वहाँ वहाँ गए हुए हैं आप, अगर पानी ठीक नहीं है, भुट्टा मक्का का अगर पसिया मिल गया, वो पेज मिल गया, और मिल गया तो लगता था कि अमृत मिल गया करके। इसी टाइम पूरा चावल अगर मिल गया तो दाल मिलेगा कि सब्ज़ी नहीं मिलेगा, केला, जैसे पपीता मिल गया, उसको पपीता को उबाल करके थोड़ा नमक मिर्ची डाल करके उसको दे दो, वो भी। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई अभाव में है तो उसको अपनी मजबूती मानना चाहिए, मजबूती मानना चाहिए, पर अभाव का अभाव नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई आपका ताकत बनाओ, तो सोचने लगोगे तो अभी एक एग्जाम्पल और नहीं, बहुत सारे लोग में वो है चीज़। एक और बताता हूँ। नहीं, 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 कोई नहीं। ये नहीं, नहीं, ये तो हमको तो अगर 10 मैं रुके तो मैं रुके 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 नहीं, नहीं, रुके ना, बैठे ना। हाँ, ये तो हमारे उस पर है। शायद मैं बैठ के उतना कम्फर्ट फ़ील नहीं करूँगा करके, ये तो ड्यूटी का पार्ट है हम लोगों का तो। जैसे अभी अ, यहाँ के पहले ये हाँ, उस जर्नी को भी बताता हूँ मैं, है ना? तो
कम आ रही है? आप पीछे आवाज़ कम आ रही है? हाँ, ठीक है। नहीं, नहीं, ये हो जाएगा। तो डीएसपी से बताया कि शुरुआत है, मतलब छत्तीसगढ़ के या अविभाजित मध्य प्रदेश के जितने अच्छे पोस्टिंग हो सकते हैं वो सभी पोस्टिंग को मुझे मिली, है ना। और फिर वापस उस जगह पर कि अपने फिर वापस काम के भरोसे और मेहनत के भरोसे पॉलिटिकल सपोर्ट अपने आप साथ हो लेता है। बाकी ऐसा मेरा कोई गॉडफादर नहीं कि जो किसी पोस्टिंग को लेकर के अपना अड़े या कुछ करे करके। तो प्रोबेशनर में सागर में हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, इंदौर में ट्रेनिंग हुई, भोपाल में ट्रेनिंग हुई, मैक्सिमम ट्रेनिंग सागर में हुई। उसके बाद पहली जो हम लोगों की जो फील्ड पोस्टिंग में दुर्ग का प्रोबेशनर था, उसके बाद नारायणपुर पोस्टिंग हुई। नारायणपुर में जा कर के मतलब अस्वीकृत पद के विरुद्ध में मुझे बोल दिया गया कि चलो जाओ ऑपरेशन करना वहाँ करके मौखिक आदेश पर। उस मौखिक आदेश को भी कंप्लायंस करते हुए उसमें उसमें भी ये नहीं सोचा गया कि यार अभी की स्थिति में रहता है ना कि कोई मैं अगर पद स्वीकृत नहीं है तो मैं उस जगह पर क्यों जाऊँ, ये मेरे प्रतिष्ठा का पद नहीं है तो उसमें क्यों जाऊँ। मुझे उल्टा लगता है, मुझे उल्टा ये लगता है कि मैं बना हूँ वो 24 घंटे के लिए। काम को जिसको लेना है 24 घंटे के अंदर का ही लेना है। 25 घंटे मेरे से कोई मांग नहीं सकता। तो जो जितना मैक्सिमम दे सकते हो 24 घंटे में दे दो, है ना। तो 5-6 घंटे मेरे बाकी काम के लिए। तो तो वही है, अगर 24 घंटे है तो 24 घंटे में जहाँ आप पोस्ट कर दे, हाँ, मेरा तनख्वाह तो दे ही रहा है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं दे। तो फिर अस्वीकृत पद के अगस्त में नक्सल अभियान के लिए वहाँ भेजा गया स्पेशली। जगह भी नहीं था तो उस पर एसडीओपी नारायणपुर था। फिर उसके बाद में वहीं से फिर सीएसपी जगदलपुर हुआ, सीएसपी जगदलपुर था। वहाँ से फिर वापस दुर्ग जिला में एसडीओपी पाटन था। एसडीओपी पाटन रहते रहते वहाँ के जो एसपी आरसी पटेल साहब होते रायगढ़ वाले, तो वो देखे काम को, फिर बोले नहीं ये तो शहर के काम के लायक है। तो फिर सीएसपी छावनी पदस्थापना हुई। सीएसपी छावनी मतलब पावर हाउस, उस समय का अविभाजित मध्य प्रदेश का, है ना, अच्छे पोस्टिंग्स में भी हुआ करते थे, जिसमें फुल नाइट डे मतलब ऑफिसों में ही कई बार सोना पड़ता था। कई रात ऐसे होते थे कि घर जा नहीं पाते थे, मतलब नज़दीक होने के बाद में भी तो इतना टाइम उसको ज़रूरत पड़ती थी। वो हुआ। फिर सीएसपी अंबिकापुर था। सीएसपी अंबिकापुर भी 3.5 साल के आसपास था। अंबिकापुर तरफ के कितने लोग हैं? तो नहीं होंगे तो अच्छा, अंबिकापुर के लोग हैं। तो मैं वहाँ 2003 से लेकर 2006 तक था। तब लगा आप लोग प्राइमरी स्कूल में रहे होंगे ना। तो वो था। फिर वहाँ से फिर रायगढ़ गया, रायगढ़ से फिर रायपुर आया 1 साल। फिर पीएचक्यू बीच में गया, फिर वापस रायपुर आया। फिर रायपुर से फिर कोरबा गया, है ना। कोरबा से फिर नक्सल इंटेलिजेंस में आया, एसआईबी में, एसपी एसआईबी। फिर कबीरधाम गया। कबीरधाम से कोविड काल मेरा बहुत अच्छा था, कि मेरे को जिला से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया था बटालियन में। तब मैं बटालियन बालोद में था। फिर कोविड में जैसे सेकेंड वैक्सीनेशन हो गया तो वापस कबीरधाम फिर वापस पोस्ट कर दिया गया। तो पूरे कोविड काल में मैं उधर था। पर अच्छा ये था कि पूरे कोविड काल में एक भी डेड बॉडी में नहीं देखा। तो मेरे से और कौन किस्मत वाला रहा होगा, है ना। सब काम करते हुए भी एक भी डेड बॉडी नहीं देखा मैं। तो ऊपर वाली कृपा मानता हूँ कि शायद इसीलिए वहाँ से मुझे पोस्ट किया रहा होगा। तो दंगा के बाद में फिर वापस कबीरधाम आया। तो कबीरधाम पोस्टिंग मतलब 4.25 साल का एसपी सिर्फ कबीरधाम में रहा। फिर वहाँ से फिर बलरामपुर एसपी बन के गया। और इस बीच में जब 18 में था तो 18 में आईपीएस हुआ था और हम लोगों को सीनियरिटी मिलती। 96 की ज्वाइनिंग थी एज ए डीएसपी और 18 में हुआ तो 7 साल की सीनियरिटी मिल करके 11 का बैच मिला। और उस हिसाब से फिर बलरामपुर गया। बलरामपुर से फिर यहाँ फिर सीएम साहब के सुरक्षा में था मैं। सीएम साहब के सुरक्षा में लगभग 4.5 महीना था, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। 12 दिसंबर से फिर यहाँ अधिस्थापना हुई और जनवरी इसी में 25 में फिर डीआईजी प्रमोट हुआ था। और अब अगला प्रमोशन 2029 में है।
आईजी के रूप में, और फिर और 30 में फिर रिटायरमेंट, ठीक है ना। तो 4.5 साल की अभी सर्विस बाकी है। मैं देखते हैं कितना बेहतर किया जा सकता है, तो ये कर रहे हैं। तो ये तो पुलिस की जर्नी हुई। इस पुलिस जर्नी के साथ साथ मैं भरसक प्रयास करता रहा हूँ कि यूथ जो हैं उनसे किसी न किसी रूप में टच बना रहे करके। तो उसमें फिर कवर्धा में एक मैं कोर्स एकेडमी करके एक संचालित करता था। तो वो भी फ्री क्लासेस हुआ करती थी, और उसमें अब तक में लगभग 600 लोग जो हैं सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं, 600 लोगों ने। हाँ, कवर्धा के हमारे ग्राउंड से 600 लोगों ने सर्विस ज्वाइन कर लिया है। और चूँकि बड़ा कोई वहाँ भी कोई ऐसा नहीं था कि कोई गाइडेंस करने वाला था, किसी का इनिशिएटिव था, कुछ था, कुछ और विजन के साथ उसको स्टार्ट किया गया था। पर वो अच्छा रहते हुए अभी की स्थिति में उस ग्राउंड से फोर्स एकेडमी कवर्धा से नाम अलग चेंज हुआ बीच में। तो उसमें से नेवी को छोड़ के लगभग सभी यूनिफॉर्म फोर्स में जितने भी यूनिफॉर्म फोर्स आप देख रहे होंगे ना, उस सभी जगहों पर उस ग्राउंड के बच्चे हैं। उसमें जैसे आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो, पूरा पूरा सभी जितने वर्दी वाली जितने भी नौकरी देख रहे होंगे, नेवी को छोड़ के बाकी सब जगह उस ग्राउंड के बच्चे हैं। 600 लोग हैं उस पर। फिर उसको फिर जा कर के बलरामपुर में भी फिर स्टार्ट किया। और पैटर्न यही रहता है मेरा कि एक बड़े बड़े ऐसे हाल को इसी पैटर्न पर ऐसे तैयार कर दो, जिस पर कुछ जो मिनिमम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं कि बैठने के लिए चेयर्स हो जाए, या फिर कुछ प्रोजेक्टर हो जाए, कुछ सुविधाएं हो जाए, साउंड सिस्टम वगैरह सब कंप्लीट। और टीचर्स जो वॉलंटियरली जो मिल जाते हैं वो हो जाते थे। फिजिकल की अलग तैयारी हो जाती है वहाँ करके। वो अभी जो कांस्टेबल वाले में आया तो उस पर भी काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए। तो उसमें जो स्ट्रगल वाली जो बता रहा था ना, उसमें भी एक कहानी है जो बताना चाह रहा था मैं उसमें। कवर्धा वाला ये था कि एक अटेंड कर लो ना 2-3। तो वहाँ फोर्स एकेडमी जब चलाते थे तो मेन टारगेट हमारे तो गांव-गांव के जंगल वाले बच्चे हुआ करते थे। तो बढ़ते-बढ़ते हम लोगों की संख्या लगभग 1000-1100 के आसपास हो गई थी। तो हम लोग चूँकि गांव तरफ के आते थे तो रुकने की व्यवस्थाएं भी देता था मैं, और खाने-पीने की व्यवस्थाएं भी देता था। कुछ मतलब ट्रैक सूट, कुछ टी-शर्ट्स, कुछ लोअर या शॉर्ट्स, वो सब एक प्रॉपर यूनिफॉर्म टाइप का वो देते थे। स्टडी मटेरियल कंप्लीट देते थे हम लोग उनको। और तो मतलब रुकने खाने के और पढ़ने के उनको ये बोला जाता था कि तुम अपना सर्टिफिकेट एक बार दिखा देना, और अपने एक आध दो चादर वगैरह बस लेके चले आना, बाकी दरी वगैरह सब हम लोग व्यवस्था कर देंगे करके वैसा बुलाते थे गांव-गांव से। तो 1000 के आसपास बच्चे थे। तो खाने की व्यवस्थाएं शुरू में पुलिस के द्वारा की गई। एक जगह बनता था इन सब के लिए। 700-800 बच्चे हमारे सुविधाओं में रहते थे, बाकी अपने अपने सुविधाओं में। कुछ दिन बाद ये हुआ कि जब मुझे फोर्स की उसकी रिसोर्स की क्राइसिस हुई, तो फिर कलेक्टर हैं उनसे बोल करके मैं बोला मुझे इनको खाने की बस व्यवस्था आप करवा दिए करना करके। तो खाने की व्यवस्था में वो करते थे। और उनको पहले दिन यही रहता था कि उनको हम लोग शासकीय तौर पर कोई बड़ी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, तो उनको ज़िंदा रखने के लिए बस खाना मिल रहा है ना। तो वो जो हमारे उस पर रहे डिवोशन के साथ में ज़िंदा रखने के लिए, तो वो हमारे साथ रहे। अगर उसको लग रहा होगा कि सुविधाओं के साथ है तो हमारे पास सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वो संस्थागत कोई ऐसा संस्था नहीं था वो। तो उसमें भी फिर बच्चे फिर अड़े रहे। तो उनको दाल भात तो रोज दिन बन ही जाता था। किसी दिन सब्जी बन गया, किसी दिन चटनी बन गया, किसी दिन वो करके उसी उस पर वो रखते थे। प्रयास रहता था बेहतर हो करके। फिर भी मुझे पता था
और अ, हाँ, तो एक जगह बनता था खाना, सब डेक्ची जेक्टी में पूरे जगह सब जगह पर गंजा और डेक में पहुंच जाया करता था, और उसके बाद अपने बच्चे अपने हिसाब से खा लेते थे। फिर वापस सुबह शाम दोनों टाइम यही चलता था, एक जगह से नाश्ता वास्ता सब मिलता था। मेडिकल सुविधाएं हम लोग बराबर देखते रहते थे, तो कोई किसी को दिक्कत ना हो ये देखते थे। तो उसी में से फिर काफ़ी दिन चलने के बाद फिर एग्ज़ाम लेट होता गया 2017 का कांस्टेबल वाला। हाँ, तो वो उस समय पर कलेक्टर थे, उनने बोल दिया कि नहीं, अब मेरे से ये सुविधाएं विधाएँ नहीं हो पाएगी भाई, मैं बंद कर रहा हूँ। मैं बोला बस यार 2-3 महीने की तो बात है, और 2-3 महीना और चला दीजिए। तो नहीं, बोले कि आज से वो खाने की सुविधाएं बंद की जाती है ना, बंद कर दिए। तो अब जो रिसोर्स ऑलरेडी मैं एग्जॉस्ट हो चुका था कुर्दू का, वहाँ उधारी मेरे ऊपर भी चढ़ी हुई थी। तो फिर मैं बोला देखते हैं कैसे होता है। तो जब बच्चों को बताया गया कि इसको बंद की जाती है करके, तो काफ़ी उदास हुए, काफ़ी लोग मेरे घर बंगले की घेराव भी कर दिए कि साहब अब हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल आखिरी समय की बात है, अब एग्ज़ाम नज़दीक है, आप बोल रहे हैं कि सुविधाएं कट की जाती है। तो बहुत सोच विचार के फिर मैं ये किया कि हो सकता है अब बंद तो हो ही गया, अब तत्काल में तो हम नहीं कर सकेंगे, पर मैं बोला देखते हैं इसमें से कितने बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, और वो अगर ज़रूरतमंद हैं तो वो रुक जाएंगे। मैं बोला है, तो मैं मन को मार करके फिर एक आध दिन और वेट किया, 2 दिन वेट किया, फिर बहुत सारे बच्चे फिर रुक गए। बहुत सारे बोले जो भी है, बोला अब हमको यहाँ की हैं तो हमको कुछ पता नहीं, जिन भी हालत में होगा हम उस हालत में जिएंगे, पर जाएंगे तो नहीं गाँव। और वो काफ़ी लोग फिर चल, हाँ, उसके बाद बोला कि जो भी है, अब आपका भरोसा, हम रहेंगे यहाँ। तो फिर उनको मैं बोला कि पूरी सुविधाएं अगर विड्रा हुई है तो चावल पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा कर देता हूँ, दाल कर देता हूँ, दाल कुछ रहेगा भी कुछ नहीं रहेगा, तुमको साइकिल देता हूँ, और उसमें से जब तुम्हारी मर्जी रहेगी इस कमरे से चावल उठा लेना और अपने ले जाना, और फिर बनाना खाना तुम ही लोग, जंगल से आसपास के लकड़ी उकड़ी ले आना, गैस वैस सुविधाएँ नहीं रहेगी। बोले हमको, बोले फिर उतने में खुश हो गए बच्चे, बोले इतना तो हमारे लोग बहुत है, बोले उतने दिन में रह रहे हैं तो इस हालत में भी हम लोग बेहतर कर लेंगे। वो नहीं गए, फिर वैसे ही फिर व्यवस्थाएं चली 2-1 महीने तक। बच्चे खुद ही चावल वावल ले जा कर के अपने बनाते खाते थे, और जहाँ जिस हालत में रुके हुए थे उसी हालत में रुके। फिर जब सीएफ का एग्ज़ाम पहले हुआ, तो सीएफ का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें उसका जब रिजल्ट आया, तो सबसे ज़्यादा जो क्राइसिस में रुके थे उन्हीं बच्चों में से ऊपर की टॉप 10 में मैक्सिमम बच्चे उसी उस पर थे, पूरे पूरे स्टेट भर के जो एक ही साथ रिजल्ट आया, तो टॉप 10 में मैक्सिमम बच्चे वही क्राइसिस वाले बच्चे थे, जो वहाँ सिर्फ चावल के भरोसे खुश होकर के अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखे थे। फिर उसमें बाद के दिनों में फिर वो उसमें से कुछ बच्चे कांस्टेबल बने, कुछ बच्चे जब पिछले बार जब उसका हुआ सब इंस्पेक्टर और फिर सूबेदार का, तो उसमें उसी ग्राउंड से लगभग 30-35 बच्चे हैं, जिसमें से ऊपर सूबेदार का पोस्ट सबसे अच्छा होता है। तो उसमें 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए, जो उसमें उस टाइम पर क्राइसिस में जो पढ़ रहे थे, वो फिर फ़ोन किए। फिर जब सिलेक्शन हो गया तो उसमें 2-3 लोगों ने कि सर हम वही लोग बच्चे हैं जो लालपुर के हॉस्टल में रहते थे, और जिसको आप चावल हम लोगों को दे दिया करते थे, वही बनाते खाते थे हम लोग। तो बताने के पीछे ये कि ऐसे स्ट्रगल में भी, ऐसे क्राइसिस में भी रास्ते निकलते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो बड़े साधन सुविधाओं की बिना अपेक्षा किए, है ना, पढ़नी तो है ना, तो अपने टारगेट को फिक्स रखो। बहुत ज़्यादा, है ना, ये सोच के मत चलो कि वो ज़्यादा सुविधाओं में हो रहा होगा, कि ये हो रहा होगा, कि क्या होगा करके। सीमित सुविधाएं वाले भी, पर उसको आपको अपॉर्चुनिटी में लेना पड़ेगा क्राइसिस को। अगर उसको उसको आप अगर ध्यान नहीं दे पाए तो वो फिर उसका रिवर्स गियर भी मारता है। तो उसको अपॉर्चुनिटी मानते हुए, है ना, तो उस पर स्ट्रगल पर जियो, पर काम करो, रास्ता खुलेंगे। तो ये कवर्धा में हुआ। तो बलरामपुर में भी पिछले अभी होमगार्ड का था, उसमें भी जाके फिर फोर्स एकेडमी शुरू किया था। तो उसमें लगभग 90 में से 75 उस ग्राउंड के लोग सेलेक्ट हुए।
गांव में भी ऐसे ही इससे थोड़ा सा बड़ा सा हाल है जिसमें 100 लोगों के आसपास बच्चे पढ़ते हैं। तो फिर मैं जब ये कर लिया तो कहाँ है, कौन कौन लोग हैं? तो बलरामपुर में एसपी रहा हूँ। तो जब हाँ, पुलिस लाइन ग्राउंड में मैं एक खोला था फोर्स एकेडमी कवर्धा में 2023 में। 2023 में मैं था। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अपने जन्म स्थलों के लिए भी कुछ करना चाहिए करके, तो पेंड्रा में जहाँ से मैं जन्म स्थल है, फिर वहाँ फिर एक और फोर्स एकेडमी खोला मैं। वहाँ लगभग अभी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें से 50-60 बच्चे अभी जो कांस्टेबल वाला है उसमें पास हो जाएंगे करके, और 14-15 बच्चे अभी होम गार्ड जिसको है तो उसमें सेलेक्ट हो गए। तो वो एक निरंतर ये चला रहा है। उसमें भी वैसे ही फ्री क्लासेस हैं उनकी। तो उनको ड्रेस देना, उनको स्टडी मटेरियल देना, उस पर आउटडोर की पूरी जो सुविधाएं हैं वो देना, आउटडोर के लिए अलग टीचर रखना, इंडोर के लिए अलग टीचर रखना, क्लासेस तो ऐसा करके गाँव में भी चल रहा है। उनके सभी बच्चों के लिए चीज़ें फ्री रहती है, ड्रेस मटेरियल से लेकर सब चीज़ें फिर मैं उपलब्ध कराता हूँ। तो ऐसा करके तो उसको चलाएंगे, देखते हैं कितने दिन तक चल पाता है। इसीलिए फिर राजू जी का सुना कि मिनिमम चीज़ों के साथ में ये बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगा, और मन में हुआ था कि चलो एक आध दिन जाएंगे देखेंगे करके, और आने वाले दिनों में कुछ आपसे भी मदद ली जाएगी इनमें करके। तो समाज से जुड़ के रहना एक अपने आप में बड़ी बात है, उपलब्धि है कि अगर किसी जगह पर पहुँचे हैं हम तो समाज के लिए अपने दायित्वों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसलिए कितना भी नहीं नहीं हाँ, नहीं नहीं नहीं, चल चल रहा है चीज़ें छोटा छोटा करके। तो आप इतना अच्छा से कर ही रहे हैं, तो इसलिए भी फिर लगा कि कल कॉन्फ्रेंस है उसकी तैयारी करना है, फिर भी मुझे आज जाना चाहिए करके, तो थोड़ा सा लेट आया है ना। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नारी देखो, बस मैं नारी सुरक्षा में आपने ज़रूर, मैं बस बता देता हूँ। नारी सुरक्षा में अ, अ, सामान्य उस पर बोल सकते हैं, पर मेरा मानना है कि 2025 में तो मैं था यहाँ। तो 2025 की अगर आंकड़े को बात करते हैं जिसमें रेप केसेस जो हुए हैं, तो रेप केसेस के सभी के मैं डाटा बताता हूँ। रेप केसेस में 2024 में 244 ये था, 245 था, और इस साल उसके अगेंस्ट में 218 हुआ। तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। उसके बाद में अपहरण वाली जो घटना है, पिछले साल में 410 था और इस साल में 368 है, तो वो भी कमी है। जिसमें छेड़छाड़ की घटनाएं पूरे ज़िले में 131 थी, इस साल 113 है, तो इसमें भी कमी है। उसके बाद में यौन उत्पीड़न वाला मामला पिछले साल 22 था, इस साल 20 के आसपास है, 20 है। पति द्वारा प्रताड़ना या क्रूरता जो जिसको बोलते हैं, पिछले साल 99 था, इस साल 75 है। और ऐसे ही अन्य जो घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं द्वारा सुसाइड की केस जो है, पिछले बार 23 में 12 था, पिछले साल 8 था, इस साल सिर्फ 3 लोगों ने सुसाइड किया है। तो उन्हीं प्रताड़ना 3 के अगेंस्ट में एक है। अनैतिक व्यापार जिसमें पीटा जो पुलिस की इनिशिएटिव रहती है, तो पिछले साल सिर्फ एक रजिस्टर्ड हुए, इस साल 7 रजिस्टर्ड की हम लोगों ने लगातार कार्रवाई करते हुए। और तो इस प्रकार से ऐसे ही कि यौन उत्पीड़न वाले मामले जो होते हैं, तो पिछले बार 2023-24 में 401 और 530 थे, पिछले साल 24 में, इस साल 459 हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्राइटेरिया जिस पर हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं उसको देखते रहते हैं, तो 2025 में इन सभी हेड पर कमी आई है। पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास तो किया जा रहा है। हो सकता है कुछ केसेस अगर ऐसा कुछ कभी दिखे कि कोई आपको पीछा करने का प्रयास कर रहा है, छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है, तो इंडिविजुअल केस को छोड़ करके इंडिविजुअल एक वो कारण बनता है। कई बार हम लोग किसी से
ऑलरेडी बातचीत कर रहे होते हैं और कुछ डिस्प्यूट होता है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एक कारण बनता है जिस पर कोई पीछे पीछे आके इंस्टीट्यूट तक अगर हम पहले से किसी से कोई बात ना कर रहे हों तो एक तरफा वाले केसेस में कम चांस रहते हैं, तो वो करना चाहिए। गांव की जो लड़कियां जो आई होंगी यहाँ, उनको हमेशा मैं बोलता हूँ कि गांव से जो यहाँ आए हुए हैं थोड़ा सा माहौल को सतर्क होके डील करें ना, चकाचौंध पर न गुजरें, चकाचौंध पर न भागें ना। और उसके उसके पीछे ये है कि एक बार कितना भी चकाचौंध कोई भी कुछ भी हो आपको अपने पीछे याद रखना चाहिए आपके माँ बाप किस विश्वास के साथ आपको यहाँ भेजा गया है, किस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, कितने के लिए भेजा गया है। कितना भी क्राइसिस क्यों ना हो, पहले इसलिए मैं बताया गांव वालों के साथ में ये समस्याएं संघर्ष जुड़ी रहती है कई बार, और जब बड़े शहर में जाते तो और जुड़े रहते हैं। तो कितनों भी एडवर्स कंडीशन पर हो ना, तो अपने लक्ष्य से नहीं भागना है, लक्ष्य से डेविएट नहीं होना है, उससे कहीं गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। यहाँ जो हम लोग केस डील करते हैं उस पर जैसे अपना उस टाइम पर बात हुई कि क्लब कल्चर को ये देखा गया, तो उसको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। क्लब कल्चर में मेरा उद्देश्य वही था कि शुरुआत की जो क्लब में जो फ्री एंट्रीज थी उस फ्री एंट्रीज को रोका गया। फ्री एंट्रीज ऐसा होता था कि क्लब में लड़कियों की फ्री एंट्री होती थी, और अंदर जाने के बाद में ना, अब आप सब यूथ हैं, समझते हैं अपने भविष्य को, तो आपसे ओपनली मैं चर्चा भी कर सकता हूँ कि अंदर जाने के बाद में उनको है ना वाइन 2 पैक जो होता है वो सर्व भी किया जाता था, फ्री सर्व किया जाता था। 2 अगर पी लिया उसके बाद तो तीसरे चौथे के लिए किसी न किसी उसके पीछे रहता था कि जिस क्लब में किस क्लब में लड़कियां ज़्यादा जाती हैं, किस क्लब में लड़कियों की ज़्यादा है करके, तो लफोट लड़के रहते हैं, फिर वो उसी क्लब की ओर अपना रास्ता बनाते हैं। तो रास्ता बनाते हैं तो उसके यहाँ ग्राहकी बढ़ जाती है। लड़कियां जो होती है, अगर इस मामले में ओपनली बात किया तो ग्राहक खींचने का एक साधन होते हैं, चारे की तरह इस्तेमाल होते हैं ना, तो ग्राहक खींचने का हो गया। फिर वो उस हालत में एक बार फ्री एंट्री गई, ठीक है, एक बार संकोच कर गई, दूसरे बार गई, फिर संकोच कर गई, तीसरे बार फिर वापस उस सप्ताह के वो 2 दिन आएंगे ही आएंगे, फिर तीसरे बार गई, तो 2 के साथ में फिर उसको लगता है कि तीसरा भी कहीं से मिल जाए या चौथा भी कहीं से मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो मेल पार्टनर को धीरे से उसके नज़दीकी आने का प्रयास करेगी ना। फिर वो उसको पीने का साधन एक बन जाएगा, पीने का साधन बन गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो उसको और चीज़ें लगेगी कि हाँ क्लब कल्चर अच्छा, मज़ा आ रहा है। उन 2 दिनों के बाद में दूसरे दिनों में भी जाने का मन करेगा कभी, तो वापस फिर वही वो नंबर एक्सचेंज हो गया तो वही काम आएगा। तो फिर अब उसमें एक बार अगर एंटर कर गई तो कब किस गलत काम पर उसको धकेल दिया जाएगा या अपने आप चली जाएगी सिर्फ इस चकाचौंध के भाग बनने के लिए, हासिल कुछ नहीं आएगा कि उसको वो लाइफ पसंद आ जाएगा, उस चकाचौंध का भाग बन जाएगा, तो वो वैसे ही होकर के फिर अपने ज़िंदगी को बर्बाद करके ख़त्म कर देगी वो। ये उसका पूरा सर्कल है। तो ये इस पर सोशल एस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको लेके फिर सभी क्लब वालों को स्ट्रिक्ट किया जाए कि फ्री एंट्री नहीं होगी। दूसरा साइड जैसे बताया ना कि अगर जिसको देना है एंट्री करना है तो पैसा दे के एंट्री करेगा, तो अगर 2000 की एंट्री फीस है उसको किसी क्लब की, तो जिसके पास 2000 पॉकेट में पहले से पैसा होगा वो जाएगा, तो उसको अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो उल्टे सीधे धंधों में घुसने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसके पास में ऑलरेडी इसके लिए नहीं घुसेगी, बाकी दूसरे काम के लिए घुस सकती है कि दारू पीना है इसके लिए या फिर वो क्लब में जाना है इसके लिए, गलत संगत का वो नहीं होगा ना। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पर मुझे नहीं बोलना चाहिए शायद ये चीज़ें, पर चीज़ें ना, हाँ, तो वो हाँ हाँ तो हाँ तो वो सब चीज़ें, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दो ना। और खास बताया ना कि अगर आप यहाँ इस संस्था में आए हैं तो आपको और बहुत ज़्यादा जागरूक रखने की ज़रूरत है
कोई क्राइसिस कभी कुछ किसी भी हालत में, है ना, अपने को रास्ता से नहीं भिगा सकता ना, हमारा जो एम है उससे कहीं नहीं भटका सकता, है ना। तो अपने आप को मजबूत करके रखो बस। कोई क्राइसिस, कोई भी कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, है ना, तो वो हमको नहीं भटका सकता। हमारे कि किसी रूप में कोई कमी हो, थोड़ी बहुत बताए ना, कमी बेसी लगा रहता है। संघर्ष की कहानी जैसे बताया कि कांस्टेबलों के लिए जो फोर्स एकेडमी के जो बच्चे थे उनके लिए बताया संघर्ष की कहानी, है ना। अगर चावल मिल जाता था उतने में खुश हो गए थे वो लोग कि चलो सर आपने चावल की हमारी व्यवस्था कर दी, बाकी चटनी और दाल तो हम लोग कहीं से वो मिल ही जाएगा, नहीं तो है नमक और फिर मिर्ची से ही खा के हम लोग अपना कर लेंगे। और उसमें से वो अपना संघर्ष जारी रखे और स्टेट के टॉपर भी बने, और आज के दिन में सुबेदार और सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हैं वो। आते तो वो भी अपना हताश होकर के छोड़ देते और फिर व्यवस्थाओं को कोसते, पर वो उस व्यवस्थाओं को कोसे नहीं, अपने उसको अपॉर्चुनिटी माने, उसको चलो ठीक है, क्राइसिस को भी अपने ऊपर अपॉर्चुनिटी माने और उस पर आगे बढ़े। कहीं भी अगर किसी के साथ ऐसा हो, बिल्कुल ही अपने आँख काम बंद कर लें, चकाचौंध पर ना आए, है ना। चकाचौंध में आने के लिए मिलेगा ज़िंदगी में मौका। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को लगे कि यार यार मैं बस पीछे रह जा रहा हूँ क्या करके, आप पीछे नहीं जा रहे हो, उसके लिए टाइम मिलेगा। अगर चकाचौंध की भी अगर किसी को है कि हाँ कि चकाचौंध की ज़िंदगी देखना है, तो एक बार अपनी ज़िंदगी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ ना, फिर आपको ये मौका मिलेगा, फिर वापस उस जगह पर फिर एक टर्निंग आएगी। इसे में आप चकाचौंध के कारण से अपनी ज़िंदगी फिर तो बर्बाद नहीं करने जा रहे हो, या सीधे सीधे आपको रास्ता चलते हुए एक अच्छे तरीके से वो करना है करके एक समय फिर वापस आता है। भगवान फिर एक बार सोचने को मौका देगा, पर अभी तो हर हाल में ये मौका है, और हर हाल में आपको सोचकर ही चलना है कि आपके समय है आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, माँ बाप के विश्वास पर खड़े होने के लिए, यहाँ जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं उसके नाम रखने के लिए आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन सब चीज़ों से दूर रहें। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि लोग स्क्रीन टाइम कम करें। उसका उदाहरण बताता हूँ मैं कि हमारा एक वो है, अगर जिले की जिम्मेदारी भी है तो भी ना, आपका ये हो सकता है सर्कल, तो वो सर्कल अपना अपना अलग अलग सर्कल होता है। तो मेरा आकलन ये है, इस मामलों में पुरुषों से थोड़ा छोटा सर्कल महिलाओं का होता है, थोड़ा छोटा होगा। क्यों कि पुरुष वर्ग थोड़ा सा लंपट टाइप के रहते हैं, पुरुष के साथ कोई भी फ़ोन कर सकता है, हाँ वो होता है। अब बहुत सारे लोग रहेंगे हमसे बात करने में मतलब ये महसूस करेंगे, कोई भी कॉल कर लेगा, ये कर लेगा और मुकर भी लेंगे। महिला अधिकारी हैं तो महिला अधिकारी के साथ में थोड़ी सी उसको 4 बार सोचना पड़ेगा, इससे बात कर रहा हूँ तो क्या बात करूँ ना करूँ, हमारे लिए कोई सोचेगा ही नहीं वो। तो एक थोड़ा सा सर्कल बड़ा हो जाता है, कहो बुरा कहो जैसे भी करके, महिलाओं का थोड़ा छोटा रहता है। उसके बाद में भी घरेलू महिलाएं हो गई और छोटा होगा, स्टूडेंट हो गई और छोटा होगा। तो अगर इसको जिसके हाथ में मोबाइल है, तो अगर मैं मानता हूँ कि हमारे मोबाइल में है ना कि अगर 150-200 कॉल पर डे आते होंगे, तो अगर हमसे नीचे है या फिर कोई वो है, तो ये धीरे 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 जिस सीक्वेंस में बताया वैसा कम आते रहेंगे। महिला अधिकारी होता तो हो सकता है कि 200 की जगह उसको 150 कॉल आते। नीचे रैंक पर अगर और कोई कामकाजी कोई नहीं है, तो 50 कॉल में काम बन जाएगा, छूट वाले हैं तो भी। और अगर नहीं है तो आपके जो लेवल पर है ना कि दोस्तों का एक सर्कल बनेगा, एक फैमिली वालों का सर्कल बनेगा। दोस्तों के सर्कल को भी लड़कों के पास थोड़ा ज़्यादा होगा, लड़कियों के पास थोड़ा कम होगा। फैमिली वाले की भी कई बार सबसे हर कोई हर बात को बात करने के लिए कंफर्ट फील नहीं करता, तो कुल मिला के अगर आप फिर वापस जाएं तो वास्तविक में जो जिससे रोज़ दिन बात करना चाहिए करके 5 या 6 लोग आपके होंगे। तो जिसमें से फैमिली सर्कल के होंगे, तो आपके फ्रेंड सर्कल के होंगे, कर खुराक के 5 के आसपास आपका दायरा बनता है। आप वैसे उठा के देखना, जो मेरा आकलन है। तो 5 के आसपास जब दायरा बनता है, 5 से अगर आप 5-5 मिनट भी बात किए पर डे, दोनों टाइम भी बात किए,
है ना। तो 5 से 10-10 मिनट भी बात किए तो कुल मिलाकर के 1 घंटा के अंदर आपका, है ना, दुख दर्द जो भी होगा सब वो हंसी खुशी सब शेयर हो जाता है। बात की अगर वो है 23 घंटे इस मोबाइल को बंद करके एक किनारे रख दिया जाना चाहिए। पर क्या रहता है, कहीं भी जा रहे हैं तो बाथरूम जाना है तो ज़बरदस्ती यहाँ यहाँ अगर वो 4 खड़े हुए हैं तो इसमें मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर ऐसा स्क्रॉल करके देखना है या आगे कर रहे हैं पीछे कर रहे हैं, वो आदत छोड़ना चाहिए आपको, है ना। तो उस चक्कर में क्या कि बाकी 23 घंटे में 10 घंटे अपना उस सोने की भी बोल लो, बच गया 13 घंटे। 13 घंटे में अगर सीरियस होकर के भी अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे होंगे तो भी बच गया 5 घंटे। तो उस 5 घंटे में भी प्रयास करो कि मोबाइल कहीं भी पड़ा रहे, कहीं भी टंगा रहे, कहीं भी रहे। स्टूडेंट लाइफ से जी रहे हो आप, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए, कोई लाक पैटर्न टाइप का नहीं होना चाहिए, इतना आप विश्वास होना चाहिए ना। जिस समय पर ये चीज़ें आ गई कि अरे मेरे मोबाइल को छू ना ले कोई, मेरे मोबाइल को कोई देख ना ले कोई, है ना, कि यह करके उस समय पर मान लो कि कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिविटी गड़बड़ चल रही है आपके मोबाइल पर, है ना। बचत वाला जो टाइम है उस टाइम पर हम लोग है तो भी, नहीं है तो भी, हमको इंस्टा में भी जाना है, हमको फेसबुक में भी जाना है, हमको ट्विटर में भी जाना है, हमको एक्स में भी जाना है ना। क्योंकि वो दुनिया की होड़ है, हम लोग जेन जी हैं और हम लोग बिल्कुल उस पैटर्न पर चलना छोड़ दो थोड़े दिन के लिए। खास करके जब अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले हो, आपका ये गोल्डन पीरियड है, छोड़ दो उसको। अभी भी मेरा फेसबुक अगर इस जगह पर भी हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी पर डे के बेसिस पर रहता है ना। तो किसी एक्टिविटी को मैं नहीं शेयर करता, बस एक ही चीज़ को मैं शेयर करता हूँ, वो रहता है कि सुबह उठते से सूर्य भगवान का फ़ोटो लेना और उसके मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पर डालना। निरंतर 5 साल से उगते सूरज का फ़ोटो हर हाल में मुझे चाहिए, है ना, हर हाल में चाहिए मुझे करके, ठीक है। और अब थोड़ी सी यहाँ कम हो गई है मुझे, नहीं तो मैं कवर्धा में था कि बलरामपुर में था, बालोद में था, तो सूर्योदय के पहले पहले मैं उठ जाता था और ये देखता था कि उगता सूरज किस जगह से बैठ करके बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये निरंतर 5-6 साल से ये करता हूँ मैं, मेरे स्टेटस पर रहता ही रहता है। तो ये रहता है, अगर आज ये मोबाइल मेरा बैकअप सपोर्ट नहीं कर रहा था तो दूसरे मोबाइल पर है, पर वो चीज़ें समय पर डल जाएगी। तो बताने का ये है कि इस बीच में मेरा इतने एक्टिविटी के बाद में भी कोई फेसबुक का पर्सनल अकाउंट सालों हो गए उसको मैं खोला नहीं होगा। 1000-2000 फ्रेंड रिक्वेस्ट में बोला पड़े रहने दो। ट्विटर अकाउंट भी मैंने कभी बनाया नहीं, इंस्टा कभी बनाया नहीं, एक्स में मैं रजिस्टर किया, है ना। ऑफिशियल जो होगा उसका भी हैंडलर बैठा हुआ है, पूछ लेता है कभी सर इसको कहीं शेयर करना है नहीं करना है करके, तो मिनिमम बेसिस पर उसको मैं गाइडेंस दे देता हूँ, अदरवाइज एक्टिविटी वो रहता है वो चलते रहता है। अपने बाद में मुझे पता है कि एक्चुअल दुनिया अलग है, वर्चुअल दुनिया अलग है। हम्म। आप वाह 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 करके ना उस ज़िंदगी से बाहर आइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़े दिन कोई कमेंट्स नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ लोगों को कि अगर जो बाइकर्स स्टंट करते हैं, जो कार वाले स्टंट करते हैं, उनको बस बस बोल दो, है ना, कि बेटा तुम लोग जाओ खूब मस्ती करके आ जाना, अपना मोबाइल और कैमरा यहीं छोड़ जाओ। हाँ, है ना। तो हो सकता है छोड़ यार कहाँ जाओ, चलना जाओ अपने अपने सो जाओ। हैं? तो वो उसको जो है ना वो करता है वो। और फाइनली क्या होता है, आप जितने भी एक्टिविटी सोशल मीडिया मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आप भी अगर उसमें जेनजी के पार्ट हैं तो वही बताता हूँ। जेनजी आगामी 3 साल में बहुत खतरनाक तरीके से खतरनाक मोड पर आने वाला है ना। क्यों? क्योंकि हर किसी की आदत सोशल मीडिया में वाह वाह लाइक डिसलाइक और उस पर कमेंट्स पर पड़ा रह जाता है, टिक जाता है ना। आधा हताश हो जाते हैं कि अरे मेरे इतना मैं 3 घंटे की मेहनत किया मैं, है ना, उसको मैंने शेयर किया, एक को कमेंट नहीं आया, वैसा लेके पूरा दिन बर्बाद हो गया। 3 घंटे जिसको मुझे लग रहा था, वो हताश होता है वो। और अगर कुछ हो गया तो उस वर्चुअल दुनिया में खुश होता है वो अपना। और वास्तव में अगर कोई फेसबुक फ्रेंड हो, कोई आपके क्राइसिस में कोई सामान मंगाना हो, इंदौर का हो, भोपाल का हो, कहीं का हो, बोलना ले भाई मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ, हाँ मेरा कोई एक आदमी नहीं मिल पा रहा है जो मुझे उसको लेकर के पोस्ट तक पहुँचा दे, डाक में उसको भेज दे कि मेरे इस आदमी को दे दे करके। बोले नहीं नहीं भैया मैं ना अभी बस
मेरा ऑफिस का टाइम हो गया, बिल्कुल मैं पहुँच ही रहा हूँ। देखना, मैं अगर फ्री हो गया तो शाम को कॉल करता हूँ तुमको ना, नहीं तो फिर देखते हैं, एक आध दिन बाद देख लेंगे। तुम 4 दिन तक उसको बोलते रहो कि कोई उसको, हैं, 5 मिनट का काम है, खड़े होकर के बता दे तुमको। और वही अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, उसको लगेगा कि हाँ ये 15 मिनट में मैं इस काम को कर दूंगा, उसमें लाइक 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 कमेंट आएगा, क्या बढ़िया काम कर दिया, क्या बढ़िया काम करके ना, पहले आधा घंटा तक जाके आएगा, उसको करके पूरे रील डालेगा उसको, और सिर्फ इसलिए करेगा कि उसको कमेंट्स मिल जाए। तो ये वर्चुअल दुनिया है। वर्चुअल दुनिया का बड़ा अजब झमेला है। जहाँ तक ट्रिपल आईटी की बात बोल रहे थे, है ना, तो या फिर मैं लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि 3 साल के आने वाले दिनों में क्या होने वाला है करके, क्योंकि हमारे हर एक्टिविटी के अच्छे बुरे वीडियो उस पर डले हुए हैं, कहीं ना कहीं तो स्टोरेज हो रहे हैं वो किसी जगह पर। उस फोटो को एआई के ज़माने पर क्या यूज़ होगा कोई ठिकाना नहीं, कितने लोग ब्लैकमेल किए जाएंगे उसका कोई ठिकाना नहीं, कितने लोग उस पर डिप्रेशन में जाएंगे, कितने लोग क्या करेंगे उसका कोई हिसाब नहीं। दिमाग लगा के देख लो, हर किसी के कुछ भी मॉर्फ वीडियो बन सकता है। ट्रिपल आईटी के जो का उस पर है, और जो लड़के ने बनाया है, वो उस क्लासरूम में जो मैक्सिमम जो लड़कियां हैं उनके, है ना, स्टेटस से कहीं से भी हर किसी के उस पर है। फ़ोटो अगर लेना हो तो यहाँ के बहुत सारे वो है, कई टाइप के फ़ोटो वीडियो बने हुए हैं, तो वो डले हुए हैं। तो उनको कहीं से लेके कहीं भी फ़ोटो बना ले रहा है, वीडियो बना ले रहा है। एआई का ज़माना है और बड़ा आसान है एप्लीकेशन। पहले के टाइम पर ये हुआ करता था कि इस टाइप के जो फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को, है ना, कि परचेस किया करते थे। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी कंटेंट उस पर कहीं न कहीं ऑनलाइन अवेलेबल है। उस कंटेंट पर आपको सीधा सिर्फ मॉर्फ बस करना है। उसके बाद उसको सर्कुलेट कर देना है। आप जब तक अलर्ट होंगे तब तक चीज़ें वो हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर यहाँ वो हो रही तो भी, अगर ऐसा कुछ कभी किसी के, आपके यार दोस्त में किसी के पास होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा हाय तबाह घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप परिवार वालों से सबसे पहले शेयर कीजिए, परिवार वालों पहले शेयर कीजिए। तो ऐसे मामले में सबसे अगर महत्वपूर्ण होता है तो परिवार वालों को विश्वास में लेना, किसी प्रकार का। अगर जैसे शुरू में बताया कि कोई लड़का कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, ये कर रहा है, आप परिवार वाले साथ खड़े होंगे। आप परिवार को पहले साथ लीजिए आप, और उसके बाद इंस्टीट्यूट को साथ लीजिए। और आप में इतनी अ, वो हो, है ना, कि विश्वास और क्लियरिटी हो कि परिवार में चीज़ों को बता पाएँ। नहीं तो इसलिए परिवार के डोर से कभी अलग ना हो, मैं बोलता हूँ। जो भी होता है ना, वो आपका परिवार जैसा है, पर आपका परिवार है, जिन भी हालत में अगर होगा तो तो भी आपका परिवार है। तो कई बार तो ये रहता है कि उनकी हालातों को देख कर के आपको अपने आप को मजबूती मिलती है। अगर आप पीछे मुड़ के देखिएगा, आपको वो पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रहता है, आपको बहुत चीज़ों को ना करने की सीख देती है, और एक अच्छी जगह पर आगे बढ़ने की सीख देती है। ऐसे अगर कोई नौबत आता है तो परिवार को विश्वास में लीजिए, पुलिस के पास आइए, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत हुआ है तो विधिवत आपकी मदद की जाए। टाइम ज़रूर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर चीज़ें मदद पर खड़े रहेंगे हम लोग, ना। तो वही तभी तभी संभव आता है, तभी होता है वो। बहुत सारे केसेस आते हैं हम लोगों के पास में। कुछ कुछ भी जो उसमें, हाँ, हाँ, तो कम से कम फ़ोटो, हाँ, कम से कम फ़ोटो सोशल मीडिया में डालें, जब तक आवश्यक ना हो। तो ये भी बोलता हूँ कि ख़ास करके लड़कियों को, अगर किसी को ये ना हो तो अपना प्रोफ़ाइल भी ब्लैंक में डाल के छोड़ दो। सिक्योरिटी उस पर लॉक करके रखें, चीज़ें लॉक करके, कि आपकी जानकारियाँ बाहर ना जाए, क्योंकि कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करेगी। देर अगर वो है किसी के द्वारा अगर मिसयूज़ कर लिया गया तो एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है लड़कियों। अगर ख़ास करके जब घर से बाहर आप रह रहे हैं, जा रहे हैं, सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो स्क्रीन टाइम जितना आप कम करेंगे, अनजान लोगों को कभी भी कोई फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फेसबुक फ्रेंड्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रलोभन में आने की कहीं कोई ज़रूरत, कितनों भी कोई प्रलोभित करे, कोई ज़रूरत नहीं। तो बोले रुपया तुम्हारा
दुगना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तुमको यहाँ नौकरी दिलाएंगे, वहाँ नौकरी दिलाएंगे। अगर नौकरी पैसा लेकर के देते होते तो कुछ लोग जेल नहीं गए होते, सफल हो गए थे। हाँ, है ना। तो और इतना ट्रांसपेरेंसी है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबके नंबर सबको पता है। तो वो बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये जगह वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर ये तो मैं बोल ही सकता हूँ कि कोई अगर कितना भी प्रलोभित करे कि हाँ कि यहाँ पैसा दे दो नौकरी लग जाएगी, वहाँ पैसा दे दो नौकरी, कुछ नहीं लगता ना। लगता है तो वो कब आपका खुलासा होगा और कब अपराध पंजीबद्ध होगा, क्या होगा, कागज़ जिंदा रहता है। कितना भी डिस्ट्रॉय करते हैं, कागज़ जिंदा रहता है। और आज के दिन में और आसान है, ये जो है ना, ये किसी का मोबाइल मेरे को दे दो, है ना, 10-15 मिनट के लिए करके उसके पूरी इतिहास में बता दूंगा। हाँ, मुझे 15 मिनट की बस ज़रूरत है मोबाइल को लेके, पूरी मैं इतिहास बता दूंगा। और अगर एक दिन के लिए मुझे मिल जाए तब तो फिर पूर्व इतिहास भी बता दूंगा, पूर्व जन्म का भी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आजकल इस पर बहुत विश्वास करते हैं। आज के दिन का तो विवेचना का जो है ना, इन्वेस्टिगेशन का वो बदल गया है ट्रेंड। हम लोग जितना जहाँ ज़रूरत लठ मारने के रहते हैं वहीं उतना ही लठ मारते हैं, अदरवाइज हम लोग बोलते हैं मोबाइल भी मिल जाए, इसमें हम लोग खोज लेंगे, फिर बाद में लठ मारने की बात आएगी, पर पहले ये मिल जाए हमको। इसमें स्क्रीन टाइम आप अपना कम करें, जान लोगों को दोस्ती न बनाएं, है ना, किसी भी रूप में किसी के उस प्रलोभन पर ना आए। जालसाज लोग बहुत हैं, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने पासवर्ड और पिन वगैरह सुरक्षित रखें। पैसे वगैरह हो तो कोई कभी भी काला सकता है। कभी भी अनजान लिंक को न खोलें, ये भी बताता हूँ। अनजान लिंक के माध्यम से कोई स्पाईवेयर, मालवेयर उस पर प्लांट किए जा सकते हैं और उसके साथ ही आपके मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। सभी जानकारी जा सकती है। बहुत सारे चैप्टर बताए ना कि अगर मुझे बात करना तो पूरा दिन मैं बात कर दूँ, पर मेरी है ना ये एक टाइम है, मुझे कुछ तैयारी करना है। तो ना आप लोगों से फिर बस आज के दिन के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे तो चीज़ें और बात की जा सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप बड़े तसल्ली से मेरी बातों को सुने, ध्यान दे करके। कुछ चीज़ें हो सकती है आपके काम की ना हो, अगर बातें की जाती तो कई बार होता है आपको लगे कि पता नहीं कहाँ अपने खुद का इतिहास बता दिया और कहाँ अनुभव बता दिया, पर उसके पीछे कारण यही है, उसके पीछे कारण यही है कि ऐसे ही समाज, ऐसे ही परिदृश्य से उठ कर के गए हैं। कोई बड़ा सा ऐसा सपोर्ट या बैकग्राउंड या फिर उस पर नहीं है ना, तो इन जगहों से भी बेहतर की जा सकती है, जितने है उस पर से करके ना। तो आपदा को अगर है किसी के पास ना, तो आपदा को अवसर में तब्दील करें, बदलें। और वो आपको आना चाहिए, है ना। आपका एक एक मिनट महत्वपूर्ण है, उस एक एक मिनट को कैसे उपयोग किया जा सकती है, बाकी चकाचौंध की दुनिया से दूर रहते हैं। बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।